पुस्तक 29 अध्याय 41 दाओ गठबंधन अमर महल। बहुत दूर एक रहस्यमय स्थान। यह एक गुप्त लोक था जो अनगिनत किलोमीटर ऊंचे एक विशाल वृक्ष के ऊपर स्थित था। इस विशाल वृक्ष के पास एक झील थी जो आध्यात्मिक ऊर्जा से लबालब भरी हुई थी, और झील के पास काले शाही वस्त्र पहने और सिर पर मुकुट पहने एक गंभीर सा दिखने वाला व्यक्ति बैठा था। वह व्यक्ति कमल मुद्रा में बैठा था। ये राजकुमार ग्रेटजॉय था, और अपनी हर सांस के साथ वह झील की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में खींचता हुआ प्रतीत हो रहा था। राजकुमार ग्रेटजॉय अपने नौकर द्वारा लाई गई खबर सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। लगता है डार्कनॉर्थ ने अपनी समस्याओं का समाधान कर लिया है। कितना प्रभावशाली। वह डाउलॉर्ड कोंगसन को इतनी देर तक रोके रखने में कामयाब रहा कि उसके वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सोलेमन को उसे बचाने का समय मिल गया। मैं अब दूसरे चरण का डाउलॉर्ड हूँ। मैं कई खतरनाक जगहों से गुजरा हूँ और उनसे लाभ उठाया है, लेकिन अगर मैं डाउलॉर्ड कोंगसन से सीधे लड़ता तो मैं उससे बच नहीं पाता। फिर भी मेरे इस खजाने से मुझे स्पेस टाइम पर अपने नियंत्रण से बच निकलने में मदद मिलेगी। राजकुमार ग्रेटजॉय ने बड़े आत्मसंतुष्ट होकर मुट्ठी भर बीज निकाला। ये बीज बड़ा अजीब था और ऐसा लग रहा था जैसे इसने आसपास के स्पेस टाइम क्षेत्र को अस्थिर कर दिया हो। इस जगह पर मैंने जो भी कष्ट और परेशानियां झेली, अब जब मुझे यह मिल गया है तो सब कुछ सार्थक हो गया। मेरे लिए असली समस्या ये है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। राजकुमार ग्रेटजॉय इससे थोड़ा चिढ़ गए। यह इतनी बड़ी जगह है, लेकिन यहाँ मेरे अलावा कोई और जीव नहीं है। बाह्य अंतरिक्ष का अंधेरा। शून्य में एक विशालकाय जानवर जोर जोर से दहाड़ रहा था और उसके सामने जल देवता अग्निसर्ज खड़ा था। अग्निसर्ज उस जीव से घमासान युद्ध कर रहा था, अपने क्रूर, सटीक और क्रूर प्रहारों से। उसके दोनों हाथ कभी कभी पानी की धाराओं में बदल जाते थे जो अपार शक्ति से भरी होती थीं। क्रंच। जानवर पहले से ही इतना जख्मी था कि अब लड़ नहीं सकता था। जल देवता अग्निसर्ज ने अपने विशाल, पानी से भरे दाहिने हाथ से उसका गला पकड़ लिया। तुम समर्पण करोगे या नहीं? अगर तुम समर्पण नहीं करोगे तो मर जाओगे। वाटरलॉर्ड फायरसेज की आंखें एक भयावह, जानलेवा नजर से भरी हुई थीं। मैं समर्पण करने को तैयार हूँ। जानवर एक पल के लिए झिझका, फिर आखिरकार उसने अपना सिर नीचे कर लिया। तभी जलदेव अग्निसर्ज ने दिव्य रूनों से जड़ा एक चांदी का कौला निकाला। उसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया, जिससे चांदी का कौला उड़कर जानवर की गर्दन पर आ गया। कुछ ही क्षणों बाद वह पूरी तरह से गायब हो गया। जानवर तुरंत और भी ज्यादा आज्ञाकारी हो गया। अरे, जल प्रभु अग्निसर्ज ने भौहें चढ़ाईं। लगता है डार्कनॉर्थ बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। क्या वह डाउलॉर्ड कोंगसन द्वारा पीछा किए जाने के दौरान खुद को इतना समय दे पाया कि डाउलॉर्ड सोलेमन उसे बचा सके? लगता है कि डार्कनॉर्थ और मेरे बीच का अंतर अभी भी बहुत ज्यादा है। नहीं, मुझे सबसे ताकतवर होना ही होगा। ग्रेटजॉय, सोलेविंड, डार्कनॉर्थ, मैं इन सबको मात दूंगा। फुफ। जलदेव अग्निसर्ज ने अपना हाथ हिलाकर जानवर को उठाया, फिर उसका शरीर टिमटिमाया और शून्य में विलीन हो गया। एक साधारण नश्वर दुनिया के एक साधारण नश्वर शहर में। इस शहर में कई गश्ती दल थे, साथ ही कई छोटे मोटे व्यापारी और आम लोग भी थे। कुछ भिखारी भी थे। एक गंजा, दुबला पतला, लाल वस्त्र पहने युवक इस शहर की गलियों में टहल रहा था। अरे बच्चे! युवक अचानक एक भिखारी बच्चे की ओर बढ़ा और फिर धीमी आवाज में बोला, मैं तुम्हारे दिल में पनपते अंतहीन क्रोध, नफरत और आक्रोश को महसूस कर सकता हूँ। मैं तुम्हें एक खास मौका देता हूँ। इसका फायदा उठाओ और तुम्हें इस राज्य का शासक, यहाँ का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने का मौका मिलेगा। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि तुम सबसे गहरे नरक में गिर जाओ, जहाँ से तुम कभी उबर न सको। क्या तुम इसे आजमाने को तैयार हो? बच्चा भिखारी अवाक रह गया। उसने दूसरे भिखारियों और यहाँ तक कि राहगीरों की तरफ भी नजर घुमाई, लेकिन कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा था, मानो किसी ने लाल वस्त्रधारी युवक के कहे हुए देशद्रोही शब्द सुने ही न हों। मैं इस राज्य का शासक। भिखारी बच्चे की आवाज साफ और कर्कश थी, लेकिन साथ ही कांप भी रही थी। ठीक है, लाल वस्त्रधारी युवक ने सिर हिलाया, मैं तैयार हूँ। बालक भिखारी ने दांत पीस लिए, फिर घुटनों के बल बैठकर प्रणाम किया। तो जाओ। लाल वस्त्रधारी युवक ने हाथ हिलाया, जिससे भिखारी के शरीर में रोशनी की एक किरण दौड़ गई। कुछ ही क्षणों बाद लाल वस्त्रधारी युवक गायब हो गया। वह कहाँ गया? बाल भिखारी ने बेचैनी से अपने आसपास देखा, लेकिन उस युवक को ढूंढने में पूरी तरह असमर्थ रहा। मेरा शरीर। बाल भिखारी को अचानक एहसास हुआ कि उसके शरीर में एक जबरदस्त, चौंकाने वाली शक्ति भर गई है। उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी उंगली से अपने पैरों के नीचे पड़े पत्थर पर जोर से प्रहार किया, और उसकी उंगली सीधे उसमें धंस गई। वह खुद को बेतहाशा खुशी से भर गया। कुछ ही क्षणों बाद उसके सिर में हल्का दर्द होने लगा, क्योंकि उसमें ढेर सारी जानकारी उमड़ने लगी थी। यह एक साधना तकनीक थी। दूर आसमान में लाल वस्त्र पहने युवक डाउलॉर्ड सोलेविंड नीचे की ओर देख रहा था और यह सब होते हुए देख रहा था। उसने थोड़ा सिर हिलाया। मैं इस अराजकता भरी दुनिया में 30,000 बीज छोड़ चुका हूँ। अब देखते हैं कि ये दुनिया कैसे विकसित होती है। कुछ साधकों को खतरनाक जगहों से होकर साहसिक यात्रा पर निकलना पड़ता था, हालांकि कुछ साधकों को ऐसा नहीं करना पड़ता था। डाउलॉर्ड सोलविंड का मार्ग एक हार्टफोर्स साधक का था, और उसका मार्ग बिल्कुल अलग था। एक और उदाहरण के लिए, डाउलॉर्ड बैडलैंड्स का मार्ग अंकगणित का दांव था। तीसरे चरण के डाउलॉर्ड के रूप में भी वह पहले से ही सभी अनंत प्रदेशों में शीर्ष 3 भविष्यवाणियों में से एक था। एक बार जब वह एक और कदम आगे बढ़ा और चौथे चरण का डाउलॉर्ड बन गया, तो उसमें एक बुनियादी बदलाव आया। सबसे अधिक संभावना है कि वह सभी अनंत प्रदेशों में भविष्यवाणियों में प्रथम स्थान पर होगा।
उसकी निकट युद्ध क्षमताएं भले ही बहुत प्रभावशाली न हों, लेकिन उसे पूरे ब्रह्मांड में सबसे कठिन शत्रुओं में से एक माना जाएगा। अगर आप उसे मारना चाहते तो वह पहले ही भांप लेता और भागने और छिपने के लिए उसके पास पर्याप्त समय होता। अगर वह आपको मारना चाहता तो वह आपके खिलाफ सबसे जटिल साजिशें रच सकता था, हर चीज का सटीक हिसाब किताब लगा सकता था। यही कारण था कि अंकगणित का दांव इतना भयानक था। हालांकि दांव लॉर्ड बैडलैंड्स का रास्ता स्पष्ट रूप से बेहद कठिन था, वरना सिर्फ तीसरे चरण पर होने के बावजूद वह अंकगणित में इतनी अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच पाता। नतीजतन चौथे चरण तक पहुंचना भी बेहद मुश्किल होता। ओह, लगता है भाई डार्कनॉर्थ उस खतरनाक स्थिति से बच निकलने में कामयाब हो गया है जिसमें वह था। शानदार, दांव लॉर्ड सोलेविंड ने थोड़ा सिर हिलाया। बड़ा भाई सोलेमन पहले से ही कगार पर है। उसकी तुलना में मैं अभी भी एक हार्टफोर्स कल्टीवेटर के रूप में पीछे हूँ। निंग द्वारा ब्राइट शो साम्राज्य को भेजे गए 2 संदेशों ने उसके कई दाव लॉर्ड्स और सम्राटों को उसकी परेशानियों का एहसास कराया। लॉर्ड वुडफ्लावर और अन्य लोगों ने ये खुशखबरी सुनकर राहत की सांस ली। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि तलवार महल के दाव लॉर्ड डार्कनॉर्थ के दाव लॉर्ड कोंगसन के हमले से बचने की बात जरूर फैलेगी। जल्द ही वह निश्चित रूप से अंतहीन प्रदेशों में शक्ति के शिखर पर होगा। वह अस्तित्व के सबसे असाधारण रूप से शक्तिशाली दाव लॉर्ड्स में से एक बन जाएगा। स्काईवुड शहर, शहर के बाहर और ऊपर खाली जगह। उस खाली जगह में 2 आकृतियां प्रकट हुईं। वे थे सम्राट स्काईवुड और नीले बालों वाला बुजुर्ग। कितना शक्तिशाली अवशिष्ट तलवार इरादा है, सम्राट स्काईवुड ने धीरे से कहा। यह निश्चित रूप से एक हेगेमॉन की तलवार इरादा है। एक हेगेमॉन की तलवार नियत, लेकिन अनंत प्रदेशों के तीनों हेगेमॉन में से कोई भी तलवार के दांव में कुशल नहीं है। नीले बालों वाला बुजुर्ग तुरंत हैरान रह गया। क्या यह आतंक स्टाजिया से आया होगा? हाँ, ये संभवतः टेरस स्टाजिया में पाई जाने वाली किसी अनोखी चीज से बना है। सम्राट स्काईवुड ने सिर हिलाया। मुझे इसे और गौर से देखने दो। फुफकार। स्पेस टाइम का आसपास का क्षेत्र तेजी से विपरीत दिशा में बहने लगा, लेकिन जैसे ही ऐसा हुआ, किसी अदृश्य भयावह शक्ति ने इस प्रक्रिया को बाधित कर दिया, जिससे तकनीक नष्ट हो गई। मैं इसे उलट नहीं सकता। सम्राट स्काईवुड ने ये देखकर भौहें चढ़ाईं। तलवार आशय का वह उभार बहुत तेज था। इसने स्पेस टाइम के स्थानीय ढांचे को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। मेरे लिए ये देखना संभव नहीं है कि यहाँ अतीत में क्या हुआ था, तो फिर देखो कि उसके बाद क्या हुआ। नीले बालों वाला बुजुर्ग हंसा। मैं बस यही देख पा रहा हूँ कि उस शक्ति विस्फोट के बाद क्या हुआ। सम्राट स्काईवुड ने सिर हिलाया। तलवार हेजेमोन की दाव सील इतनी शक्तिशाली थी कि यहाँ जो कुछ हुआ था उसे देखने के लिए एक अस्थायी उल्टा मंत्र भी विफल हो गया। तलवार हेजेमोन की दाव सील के इस्तेमाल के बाद से यहाँ जो कुछ भी हुआ था वह पूरी तरह से अदृश्य हो गया था। केवल अंतरिक्ष समय के दाव में अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति जैसे कि ब्राइट शो हेजेमोन ही यहाँ अंतरिक्ष समय को उलटने में सक्षम हो सकता था। तुरंत ही पहले के दृश्य पुनः सामने आने लगे, जिसमें एक बिखरी हुई संरचना और एक सफेद वस्त्रधारी युवक हाथ हिलाते हुए दाव लॉर्ड कोंगसन के खजाने को ले जाते हुए दिखाई दिया। ये कोंगसान के खजाने हैं। क्या वो अकेला ऐसा था जिसने कुछ छोड़ा था? सम्राट स्काईवुड ने धीरे से कहा। लगता है उस हमले में सिर्फ कोंगसान ही मारा गया। इसके बाद सफेद वस्त्र पहने युवक का दाव लॉर्ड सोलेमन और दाव लॉर्ड स्काइक्स के साथ बातचीत का दृश्य दिखाया गया। ऐसा लगता है कि हेगेमॉन की दाव सील का इस्तेमाल उस बच्चे ने किया था। सम्राट स्काईवुड ने निंग के रूप की ओर इशारा किया। हाँ, वे जो कह रहे हैं उसके हिसाब से तो ये बच्चा ब्राइट शो किंगडम का सदस्य होना चाहिए। नीले बालों वाले बुजुर्ग ने सिर हिलाया। सम्राट स्काईवुड ने सिर हिलाया और हंस पड़े। ब्राइट शो साम्राज्य का हेजेमोन अक्सर दूसरे इलाकों से विश्व स्तरीय साधकों का अपहरण करता है और उसकी प्रतिभा पर गहरी नजर है। वह वाकई कई असाधारण प्रतिभाशाली लोगों को पहचान सकता है। डार्कनॉर्थ नाम का ये युवक हमारे दाव गठबंधन का सदस्य है, फिर भी हेजेमोन ने उसका अपहरण कर लिया। ब्राइट शो हेगेमॉन अपनी सीमाओं को जानता है। वह वास्तव में बहुत से लोगों का अपहरण नहीं करता और वह केवल विश्व स्तरीय साधकों का ही पीछा करता है। नीले बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। इधर आओ। सम्राट स्काईवुड ने अचानक अपना सिर घुमाकर दूर तक देखा। फुफ, समय और स्थान घूम गए और उसके पीछे एक धूसर वस्त्रधारी वृद्ध प्रकट हुआ। वृद्ध ने आदरपूर्वक कहा, नमस्कार सेक्ट लॉर्ड, इस शाश्वत लोक की देखरेख का जिम्मा तुम्हारा है। क्या तुम्हें पता है कि पहले क्या हुआ था? सम्राट स्काईवुड ने पूछा। ये स्काईवुड संप्रदाय का क्षेत्र था, इसलिए यहाँ सब कुछ उनकी निगरानी में था। सेक्ट लॉर्ड, सफेद वस्त्रधारी वो युवक वास्तेविन महल का दाव लॉर्ड डार्कनॉर्थ था। धूसर वस्त्रधारी वृद्ध ने आदरपूर्वक कहा। उसने दाव लॉर्ड ऑलगॉट की 9 शक्तिशाली नवीनता कलाओं में से 7 खरीदी, फिर प्लूमेसोअर हॉल गया और उन 9 नवीनता कलाओं के लिए आवश्यक अनेक खजाने खरीदे। अंततः उसने 2 खजाने, डीलक्स हेलगोल्ड और स्काईज्वेल ब्लड फ्रूट का इस्तेमाल एक उड़ने वाले जहाज के बदले किया जो प्रकाश की गति से 100 गुना तेज गति से चल सकता है। लगता है इस नौजवान के पास बहुत सारा खजाना है। सम्राट स्काईवुड ने निंग की प्रशंसा करते हुए हंसते हुए कहा। उसे सचमुच स्काईज्वेल ब्लड फ्रूट मिल गया? हाँ। नीले बालों वाले बुजुर्ग ने भी सिर हिलाया। धूसर वस्त्रधारी वृद्ध ने आगे कहा। प्लूमसोअर हॉल के बाहर उन पर दाव लॉर्ड कोंगसन के शिष्य ने घात लगाकर हमला किया। वह उस शिष्य जो तृतीय चरण के दाव लॉर्ड थे को अपने हाथ के एक इशारे से मार गिराने में सफल रहे। परिणामस्वरूप दाव लॉर्ड कोंगसन ने उनका पीछा किया और उन पर हमला कर दिया। दाव लॉर्ड कोंगसन अपने प्रयास में असफल रहे और उन्होंने दाव लॉर्ड शाका से सहायता मांगी। थोड़ी देर बाद दाव लॉर्ड सोलेमन और दाव लॉर्ड स्काइक्स भी आ पहुंचे, लेकिन वे भव्य सीलिंग संरचना को भेद नहीं पाए।
संरचना के अंदर आगे क्या हुआ यह मैं नहीं बता सकता। मुझे लगता है कि डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ ने किसी विशेष प्रकार की मारक तकनीक का इस्तेमाल किया होगा, जिससे डाउलॉर्ड शाका और डाउलॉर्ड कोंगसन दोनों मारे गए। कोंगसान तो मर गया, पर शाका शायद नहीं मरा, सम्राट स्काईवुड ने कहा। उन्होंने सिर्फ डाउलॉर्ड कोंगसान के खजाने उठाते हुए दृश्य देखा, डाउलॉर्ड शाका के खजाने नहीं। बच्चा बहुत प्रभावशाली है और लगता है उसे अद्भुत भाग्य मिला है। सम्राट स्काईवुड ने निर्देश दिया, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ को अमर महल का पदक दिलाने की व्यवस्था करो, वह इसमें प्रवेश के योग्य है। समझ गया, भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने आदरपूर्वक कहा। पुस्तक 29 अध्याय 42 सम्राट ब्लूब्लेज। भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग चले गए। दरअसल आपने तो सोच समझकर अमर महल का पदक बांटने का फैसला किया, लगता है आपको वह बच्चा पसंद आ गया है, नीले बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। वह तो बस दूसरे चरण का डाउलॉर्ड है, एक बार जब वह चौथे चरण का डाउलॉर्ड बन जाएगा तो वह मेरे काम आएगा, तभी वह सचमुच भर्ती और दोस्ती के लायक होगा। सम्राट स्काईवुड ने नीले बालों वाले बुजुर्ग की ओर देखा, फिर आह भरी। ब्लूब्लेज, मेरे पुराने दोस्त, तुम मेरे सच्चे मददगार हो, मेरे दाहिने हाथ हो। हमने कई मौकों पर जिंदगी और मौत की लड़ाई देखी है, एक बार फिर मैं तुमसे पुनर्विचार करने का आग्रह करता हूँ। टेरस डाजिया में और आगे मत जाओ, जिस क्षेत्र में तुम घुस आए हो वह पहले से ही काफी भयानक है। अगर हम दोनों अनजान इलाकों में और आगे गए तो हम किसी भी पल मर सकते हैं। नहीं, नीले बालों वाले बुजुर्ग ने आह भरी। हम जैसे पथभ्रष्ट लोग, आप जैसे दाव गठबंधन के सदस्यों से अलग हैं। आपके दाव गठबंधन की नींव अविश्वसनीय रूप से गहरी और मजबूत है। बाकी पांचों संगठन मिलकर भी इस मामले में आपकी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। हालांकि हम पथभ्रष्ट लोगों को हर टुकड़े के लिए संघर्ष करना पड़ता है जो हमें मिल सकता है। हेगेमोन हमारी जाति और साम्राज्य की आधारशिला और स्तंभ है, वह किसी भी तरह साहसिक कार्यों पर नहीं जा सकता। जहां तक उन दूसरे डाउलॉर्ड्स की बात है तो उनमें से ज्यादातर बहुत कमजोर हैं, इसीलिए मुझे इस दस्ते का नेतृत्व करने के लिए टेरस डाजिया की गहराई में चुना गया। हमारे पास यही सबसे अच्छा विकल्प है। इसके अलावा मैं इस अंतहीन जीवन से ऊब चुका हूँ। अगर मैं भाग्यशाली रहा तो शायद मुझे टेरस डाजिया में कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकूं। हाँ, तब तक स्काईवुड तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। सम्राट स्काईवुड मिश्रित भावनाओं से भर गया। उनकी तुलना में डाउलॉर्ड्स का जीवन बहुत छोटा था। हालांकि वे कुछ समय के लिए दूसरों को चकित कर सकते थे, फिर भी अंततः उनका नाश हो जाता। बहुत कम लोग शाश्वत सम्राट बन पाते थे, और जो शाश्वत सम्राट बन पाते थे, जो उनके बराबर थे और जिन्हें वे मित्र मान सकते थे, उनकी संख्या और भी कम थी। यद्यपि सम्राट ब्लूब्लेड एक अलग संगठन से संबंधित थे, फिर भी वे वास्तव में एक दूसरे के साथ घनिष्ठ मित्र की तरह व्यवहार करते थे। ब्लूब्लेज, तुम्हारी सुरक्षा क्षमताएं वाकई बहुत शक्तिशाली हैं, सम्राट स्काईवुड ने धीरे से कहा, लेकिन फिर भी तुम बहुत जल्दबाजी नहीं कर सकते। अगर हालात बिगड़ते दिखें तो तुम्हें तुरंत भाग जाना चाहिए। और तुम्हारे अधीन उन डाउलॉर्ड्स का क्या? अगर वे मरते हैं तो मरते हैं, उनके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वे साहसिक कार्य करते हुए नहीं भी मरते तो भी लगभग सभी अब से 1,08,000 अराजकता चक्रों के बाद मर चुके होंगे। हाँ, मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ पुराने दोस्त। मुझे जो कुछ कहना था कह चुका हूँ, अब मेरे जाने का समय हो गया है। टेरस डाजिया से वापस आते ही मैं तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हारे साथ फिर से पीऊंगा। जब सम्राट ब्लूब्लेज ने सम्राट स्काईवुड के चेहरे पर वह भाव देखा तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। हाँ, चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। हंसते हुए सम्राट ब्लूब्लेज आग की एक नीली लकीर में बदल गया जो क्षितिज में गायब हो गया। सम्राट स्काईवुड वहीं हवा में खड़े रहे। वे काफी देर तक चुप रहे। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं दाव गठबंधन के लिए निर्णय नहीं ले सकता। सम्राट स्काईवुड ने अपना सिर हिलाया, फिर अपनी संपत्ति की ओर उड़ चला। स्काईवुड सिटी के भीतर कई संपदाओं में से एक के भीतर यहाँ रहने वाले कुछ प्राचीन शाश्वत सम्राटों की अपनी चिंताएं थीं, लेकिन डाउलॉर्ड्स का ध्यान वर्तमान पर केंद्रित था। तुलनात्मक रूप से वे अपनी मर्जी से काम करते थे और दीर्घकालिक चिंताओं के प्रति बहुत कम चिंतित रहते थे। तुम दूसरे चरण के डाउलॉर्ड ने कोंगसन को मार डाला, मैं भी उसे नहीं मार पाऊंगा। डार्कनॉर्थ, मुझे पूरा विश्वास है कि जब तुम चौथे चरण के डाउलॉर्ड बनोगे तो तुम मेरे हर तरह के मुकाबले में होगे। आओ पीते हैं। डाउलॉर्ड स्काइक्स नंगे सीने थे और उनकी छाती फर से ढकी हुई थी। उन्होंने शराब का एक बड़ा काला बर्तन उठाया और निंग ने भी वैसा ही किया। निंग ने समझाया, मैंने जीतने के लिए अपने खजाने पर भरोसा किया। बड़े भाई स्काइक्स, तुम अंतहीन प्रदेशों में शीर्ष 5 में शुमार हो। मेरे लिए तुम्हें पकड़ पाना आसान नहीं होगा। टॉप 5 मेरी गांड, मैं तो बस नंबर 5 हूँ। स्काइक्स जोर से हंसा। डाउलॉर्ड्स एक दूसरे से यूं ही बातें करते रहे। ज्यादातर समय निंग बस सुनता रहा और स्काइक्स और सोलेमन की बातें सुनता रहा। उन्होंने उससे कहीं ज्यादा अनुभव किए थे और कई जगहों की यात्रा की थी। उनकी बातें सुनकर ही निंग का क्षितिज विस्तृत हो गया। वह बार बार आश्चर्यचकित होकर आहें भरता रहा। हालांकि वह वैकल्पिक ब्रह्मांड के आकियस क्षेत्र में गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अनंत प्रदेशों के कुछ खतरनाक क्षेत्र और भी रहस्यमय थे। जितना ज्यादा अनुभव करोगे उतना ही ज्यादा समझ पाओगे, सोलेमन ने आह भरी। हालांकि साहसिक कार्य करना अच्छी बात है, फिर भी जान जाने का खतरा रहता है। मिसाल के तौर पर हम 3 लोग अपनी पिछली यात्रा पर निकले थे, लेकिन सिर्फ 2 ही वापस लौटे। मेरे पुराने दोस्त ईस्ट्रोड की जान चली गई।
उफ, डाउलॉर्ड ईस्टरोड मर गया। निंग आश्चर्यचकित था। हाँ, उनकी मृत्यु तो बस 1000 साल पहले हुई थी। सोलेमन ने सिर हिलाया। हम दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। हम भी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। हमारे पास उसकी मदद करने की क्षमता ही नहीं थी। स्काइक्स ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ईस्टरोड हमसे थोड़ा धीमा था, इसलिए उसे वहीं घेर लिया गया और मार दिया गया। कुछ क्षण बाद स्काइक्स जोर से हंसा। लेकिन तो क्या हुआ, अगर हम साहसिक कार्यों में नहीं भी मरते तो भी हम में से लगभग सभी अपने दांवमज में असफल होने के बाद मर जाएंगे। बाहरी दुनिया में साहसिक कार्यों के दौरान हमने सौभाग्य की तलाश में कई प्राचीन स्थलों का दौरा किया है, जो शायद हमें अपने दास को और बेहतर बनाने में मदद कर सकें, ताकि हमारे दांवमज के दौरान हमारे अवसर बेहतर हों। और मुझे कहना होगा, साहसिक जीवन वाकई रोमांचक होता है। उन यादों को याद करके बहुत खुशी होती है। हम दोनों इस यात्रा में मिले खजानों को ठिकाने लगाने की तैयारी में थे। सोलेमन ने निंग की ओर देखा। काम खत्म होने के बाद हम ईस्टरोड के वतन जाने और उसकी देखभाल में उसकी मदद करने की योजना बना रहे हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम जाने की तैयारी करते हुए आपसे मिलेंगे, कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई डार्कनॉर्थ। अगर आपने अपना संदेश थोड़ी देर बाद भेजा होता तो शायद हम पहले ही निकल चुके होते। इसका मतलब है कि हम दोनों का भाई डार्कनॉर्थ से मिलना तय था, स्काइक्स ने हंसते हुए कहा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सोलेमन, निंग ने तुरंत कहा, क्या आप अभी भी डाउलॉर्ड ईस्टरोड की मातृभूमि जाने की योजना बना रहे हैं? हम हैं। डाउलॉर्ड सोलेमन ने सिर हिलाया। जब हम उस जानलेवा जाल में फंसे थे तो हम सबने एक दूसरे को बताया कि हमें क्या क्या अफसोस और उम्मीदें हैं। हम इस बात पर सहमत हुए थे कि जो बच जाएगा वह ये सुनिश्चित करेगा कि मृतक की इच्छाएं पूरी हों। मरने से पहले ईस्टरोड को बस यही चिंता थी कि उसकी मातृभूमि का क्या होगा। निंग ने सिर हिलाया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सोलेमन, मैं बस बाहरी दुनिया की सैर कर रहा हूँ। फिलहाल किसी खास खतरनाक इलाके में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। डाउलॉर्ड ईस्टरोड की मातृभूमि की देखभाल का जिम्मा मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगा। सोलेमन और स्काइक्स ने उसकी मदद की थी। हालांकि वे उसकी टुकड़ी को तोड़कर उसे बचा नहीं पाए थे, फिर भी उनका जल्दी से वहां पहुंचकर उसकी मदद करना एक नेक काम था। निंग स्वाभाविक रूप से उनकी मदद करना और उनका बदला चुकाना चाहता था। जहां तक डाउलॉर्ड ईस्टरोड की मातृभूमि, ईस्टरोड क्षेत्र की बात है, निंग को इसके बारे में पता था। तुम, डाउलॉर्ड सोलेमन और डाउलॉर्ड स्काइक्स ने एक दूसरे को देखा। अगर तुम एक साधारण डाउलॉर्ड होते तो शायद मुझे इसमें कोई दिक्कत होती। डाउलॉर्ड सोलेमन हंसा। आखिरकार हम अपने पिछले अभियान के दौरान मिले कुछ खजानों को उसकी मातृभूमि भेजने की योजना बना रहे हैं। चूंकि तुमने कोंगसन को मार डाला और उसके लगभग सारे खजाने हासिल कर लिए, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि तुम शायद उन खजानों में से कोई भी नहीं चुराओगे जो हम ईस्टरोड की मातृभूमि को उपहार में देने की योजना बना रहे हैं। निंग ने हार मानते हुए हंसी निकाली। चूंकि आपने प्रस्ताव रखा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मदद के लिए शुक्रिया, डाउलॉर्ड सोलेमन ने कहा। इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। निंग मुस्कुराया। मुझे तुम्हें ये खजाने पहुंचाने के लिए परेशान होना पड़ेगा। ईस्टरोड की मातृभूमि में इन्हें लाने के बाद तुम इनका क्या करोगे, ये तुम्हें ही तय करना होगा। डाउलॉर्ड सोलेमन ने एक स्टोरेज ब्रेसलेट दिया, जिसे निंग ने स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर बाद स्काईवुड संप्रदाय का एक दूत आ गया है। डाउलॉर्ड सोलेमन ने बाहरी क्षेत्र की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो देखा कि एक धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग उनकी ओर आ रहा है। भूरे वस्त्रधारी वृद्ध ने निंग की ओर देखा और कहा, संप्रदाय के स्वामी के आदेशानुसार मैं अमर महल का ये पदक डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ को सौंपने आया हूँ। ये कहते हुए उसने निंग की ओर एक पदक उड़ा दिया। यह क्या है? निंग ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। पदक बिल्कुल काला और ठंडा था। उस पर कई जटिल रून अंकित थे, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, सैनिक। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग तुरंत मुड़ा और चला गया। निंग तो एकदम चौंक गया। यह अचानक हुआ था। बधाई हो, कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई डार्कनॉर्थ। ये दाव गठबंधन के अमर महल का एक पदक है, लेकिन हाँ, ये तो बस एक साधारण सैनिक पदक है। डाउलॉर्ड सोलेमन हंसा। एक बार जब आप चौथे चरण के डाउलॉर्ड बन जाएंगे तो आपको कमांडर पदक मिलेगा। तब तक आपको अमर महल में जाने की अनुमति मिल जाएगी। यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ओह, एक कमांडर पदक? निंग उत्सुक था। अमर महल एक बेहद खास जगह है। सबसे निचले दर्जे के सभी सदस्यों के पास सैनिक पदक हैं, लेकिन लगभग सभी चौथे चरण के दुर्जेय डाउलॉर्ड हैं। सबसे प्रतिभाशाली और शक्तिशाली डाउलॉर्ड को कमांडर पदक जीतने का मौका मिलेगा। डाउलॉर्ड सोलेमन ने समझाया, अमर महल एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है, लेकिन अभी के लिए आप एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं हैं। आपके वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। कमांडर पदक हासिल करने के बाद ही यह सार्थक होगा। हम, निंग ने सिर हिलाया। सभी जगहें एक जैसी थीं। आपकी हैसियत जितनी ऊंची होगी, आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। आमतौर पर ये पदक केवल अमर महल द्वारा ही जारी किए जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्काईवुड संप्रदाय के संप्रदायाध्यक्ष सम्राट स्काईवुड ने आपको ये पदक स्वयं दिया है। वह दाव गठबंधन के सर्वोच्च पदस्थ सदस्यों में से एक हैं और उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने आपको देख लिया है। यह आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन ये बुरी बात भी हो सकती है। डाउलॉर्ड सोलेमन हंसा। जब तक आप कमजोर हैं, आपको दाव गठबंधन के आंतरिक झगड़ों से बचना चाहिए। मैं समझ गया। निंग ने सिर हिलाया। निंग नव-ज्ञान कलाओं के लिए स्काईवुड सिटी आया था। डाउलॉर्ड कोंगसन और उससे जुड़ी अन्य समस्याओं के कारण उसने यहाँ केवल 2 साल और बिताए थे। अब जब सब कुछ समाप्त हो गया था तो वह डाउलॉर्ड सोलेमन के घर 2 दिन और बिताने के बाद चला गया।
वह स्काईवुड सिटी छोड़कर ईस्ट रोड क्षेत्र की ओर चल पड़ा। पुस्तक 30 अध्याय 1 सीमा क्षेत्र ईस्ट रोड। एक काला उड़ने वाला जहाज अनंत प्रदेशों से तेजी से गुजर रहा था। स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे का इस्तेमाल करके आप 99% यात्रा छोड़ सकते थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां से आपको धीरे धीरे उड़ान भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दूरी तुलनात्मक रूप से कम होगी, लेकिन फिर भी आपको दशकों या सदियों तक उड़ान भरनी होगी। काले उड़ने वाले जहाज पर जी निंग, पिलसेंट, सू यूजी शराब की चुस्कियां ले रहे थे और आराम कर रहे थे। डाउलॉर्ड ईस्ट रोड मर गया। वह एक अद्भुत डाउलॉर्ड था, फिर भी वह ऐसे ही मर गया। पिलसेंट ने सिर हिलाया और आह भरी। ये संभव है कि अगले 1,08,000 अराजकता चक्रों के बाद अनंत प्रदेशों में हमारी पीढ़ी का हर एक डाउलॉर्ड मर जाएगा। अगर 2 या 3 भी बच गए तो मुझे आश्चर्य होगा, सू यूजी ने कहा। 1,08,000 से ज्यादा जीने के लिए आपको एक शाश्वत सम्राट बनना जरूरी था, लेकिन आमतौर पर चौथे चरण के केवल सबसे कमजोर, सबसे साधारण डाउलॉर्ड ही ऐसा कर पाते थे। उनके पास बहुत कमजोर दांव थे, इसलिए उनके पास दांवमंच तक पहुंचने का सबसे अच्छा मौका था। हालांकि अनंत सम्राट बनने के बाद वे अनंत प्रदेशों के पंचिंग बैग बन जाएंगे। महाशक्तिशाली डाउलॉर्ड उनका बेतहाशा पीछा करेंगे, उन्हें मारकर अपना नाम बनाने की उम्मीद में। इस प्रकार सभी कमजोर अनंत सम्राट जल्द ही मर जाएंगे। केवल थोड़े मजबूत या विशेष सुरक्षात्मक क्षमता वाले ही जीवित बच पाएंगे। 108,000 अराजकता चक्र बहुत बहुत लंबा समय है। हाँ, आम इंसान सिर्फ 100 साल ही जी पाते हैं, जबकि कई पौधे और फसलें सिर्फ एक फसल तक ही जीवित रह पाती हैं। निंग हंसा। मैंने एक भी अराजकता चक्र से भी कम समय तक प्रशिक्षण लिया है। असल में मैं अभी तक अराजकता चक्र के 0.01% के भी करीब नहीं हूँ। अगर मैं 108,000 अराजकता चक्रों तक एक शानदार आंकड़ा बन सकूं, तो मुझे संतुष्टि होगी। लेकिन हाँ, अगर मैं अपने दांवमंच में सफल हो सकूं और अनंत काल प्राप्त कर सकूं, तो यह और भी बेहतर होगा। हाँ, मास्टर, यदि आप सफल हुए और शाश्वत सम्राट बन गए, तो आप संभवतः एक हेगेमॉन बन जाएंगे। पिलसेंट ने कहा। वह जरूर एक हेगेमॉन होगा। सू यूजी की आंखें चमक रही थीं। मैं तो उसे हेगेमॉन के रूप में कल्पना करके ही रोमांचित हो रही हूँ। ठीक है, अब ज्यादा पागल मत हो जाओ। निंग ने सिर हिलाया। संभवतः कुछ सबसे प्रतिभाशाली साधकों ने हेगेमॉन बनने का सपना देखा होगा, लेकिन वह असल में एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं था। कितने लोग वास्तव में सफल हो पाते? अरे, निंग ने अचानक धीरे से सिर हिलाया। चौथी सीढ़ी के उस डाउलॉर्ड से निपटने का समय आ गया है। निंग की संपत्ति दुनिया के भीतर। यहाँ एक घास का मैदान था जिसके भीतर हरे वस्त्र पहने एक विदेशी महिला बैठी थी। उसके लंबे सुंदर हरे बाल और रेशमी नीली आंखें थीं जो चिंता से भरी हुई थीं। गुरुजी सचमुच मर गए। ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि डाउलॉर्ड कोंगसान का देहांत कुछ दिन पहले ही हो चुका था, फिर भी हरे वस्त्र पहने महिला अभी भी स्तब्ध थी। कोंगसान से उसका सीधा संबंध था, इसलिए जैसे ही वह मरा, उसे तुरंत पता चल गया। मास्टर के पास खुद को जिंदा रखने के लिए अद्भुत शक्तियां थीं। सामान्य शाश्वत सम्राट उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। हरे वस्त्रधारी महिला बेचैन और घबराई हुई थी। तो फिर मैं क्या करूं? क्या वह सफेद वस्त्रधारी डाउलॉर्ड मुझे मार डालेगा? नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकती। हरे वस्त्र पहने महिला का दिल डर से भर गया। पहले वह मारे जाने के बजाय पकड़े जाने से खुश थी, क्योंकि इसका मतलब था कि दुश्मन डाउलॉर्ड कोंगसान से समझौता कर सकता था और उसे फिरौती दे सकता था। लेकिन अब जब कोंगसान मर चुकी थी, तो उसे बचाने कोई नहीं आता था। उसका भाग्य पूरी तरह से निंग के हाथों में था। फुस! दूर से अचानक एक सफेद वस्त्रधारी आकृति प्रकट हुई। हरे वस्त्रधारी महिला ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा और उसे अपनी ओर आते देखा। उसने शांति से कहा, तुम्हारे चेहरे के भाव देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें पता चल ही गया होगा कि डाउलॉर्ड कोंगसन मर चुका है। अब तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। एक, मैं तुम्हें मार डालूं। दूसरा, तुम मेरे आगे झुक जाओ और मेरे पीछे आओ। हरे वस्त्रधारी महिला का दिल पसीज गया। उसका सबसे बड़ा डर ये था कि निंग उससे बात किए बिना ही उसे मार डालेगा। वह जल्दी से खड़ी हुई और फिर आदरपूर्वक निंग के सामने घुटनों के बल बैठ गई। नाया आपके अधीन रहने और सदैव आपकी सेवा करने को तैयार है, गुरु। नाया के सभी जादुई खजाने आपके हैं। तुम्हारे जादुई खजाने तुम्हारे ही रहेंगे। निंग इस नए अनुचर की संपत्ति लेने की हद तक नहीं गया। वह मुस्कुराया। आज से तुम मेरे तीसरे दाउलॉर्ड अनुचर होगे, और मेरा दाववादी उपनाम डाकनॉर्थ है। अगर तुम उस व्यक्ति का नाम भी नहीं जानते जिसकी तुम सेवा कर रहे हो, तो ये बहुत शर्मनाक होगा। समझ गया, डाउलॉर्ड नाया ने आदरपूर्वक कहा। मन ही मन उसने बार बार डाकनॉर्थ नाम दोहराया। इस दिन से डाउलॉर्ड नाया भी निंग का अनुचर बन गया। डाउलॉर्ड नाया ने जीवन भर की शपथ ली और फिर निंग ने उसे एस्टेट दुनिया से बाहर काले उड़ने वाले जहाज में बुला लिया। तुम तीनों को एक दूसरे से परिचित हो जाना चाहिए। निंग ने मुस्कुराते हुए हरे वस्त्रधारी महिला की ओर इशारा किया। वह डाउलॉर्ड नाया है, जो पहले कोंगसान की सबसे बड़ी शिष्या थी। आज से वह भी मेरी अनुचरों में से एक होगी। चौथे चरण का एक डाउलॉर्ड, एक अनुचर। पिलसेंट और सू यूजी दोनों ही उत्साहित थे और उन्होंने डाउलॉर्ड नाया से अनौपचारिक बातचीत शुरू कर दी। डाउलॉर्ड नाया एक शांत स्वभाव की महिला थी, लेकिन स्वभाव से बुरी भी नहीं थी। निंग ने स्काईवुड संप्रदाय की डाउलॉर्ड कोंगसान के बारे में सबसे विस्तृत खुफिया रिपोर्ट खरीदी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उसके शिष्यों के बारे में भी कुछ जानकारी मिल गई थी। कोंगसान की सबसे बड़ी शिष्या डाउलॉर्ड नाया का विस्तार से परिचय कराया गया था। उसने निष्ठापूर्वक कोंगसान का अनुसरण और सेवा की थी
न तो उसे कोई परेशानी दी और न ही कोई पाप किया। वह एक बहुत ही आज्ञाकारी और वफादार अधीनस्थ थी। लगता है वो स्वभाव से ही खलनायिका नहीं है। मुझे लगता है मैं इसे स्वीकार कर सकती हूँ। यही वजह थी कि निंग उसे अपना नौकर बनाने को तैयार थी। अगर वो बहुत ही घटिया इंसान होती तो निंग शायद उसे बिना देखे ही मार डालता। और इस तरह निंग ने सू यूजी, पिलसेंट और नाया को उनकी यात्रा पर ले जाया। उन्होंने सबसे पहले ब्राइट शो किंगडम का दौरा किया और उसकी स्पेस टाइम सुरंगों का उपयोग करके अंतहीन प्रदेशों के एक बेहद दुर्गम हिस्से तक पहुंचे, जो ईस्ट रोड क्षेत्र के ज्यादा करीब था। यह एक बेहद लंबी यात्रा थी। सौभाग्य से निंग के पास एक ऐसा जहाज था जो प्रकाश की गति से 100 गुना तेज गति से उड़ता था और उसने ब्राइट शो किंगडम की स्पेस टाइम सुरंगों का उपयोग करके यात्रा का काफी समय भी बचाया था। और इस तरह लगभग 500 वर्षों के बाद वे अंततः सुदूर ईस्ट रोड क्षेत्र पहुंच गए। ईस्टर रोड क्षेत्र, ये हमें अनंत प्रदेशों की सबसे बाहरी सीमा पर ले जाता है। काला उड़ने वाला जहाज एक अराजकता तारे से निकलकर आदिम अराजकता में उड़ गया। निंग और बाकी लोग जहाज पर सवार थे और वे अपने सामने फैले विशाल क्षेत्र को घूर रहे थे। ये ईस्टर रोड क्षेत्र था। गुरु डाउलॉर्ड नाया ने आदर पूर्वक कहा, ईस्टर रोड क्षेत्र सबसे बाहरी सीमावर्ती क्षेत्रों में से एक होने के नाते एक बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ भयावह शक्तियाँ भी छिपी हुई हैं। जब डाउलॉर्ड ईस्ट रोड जीवित थे तो उनकी प्रसिद्धि और ख्याति पूरे क्षेत्र को स्तब्ध और भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी, जिससे ये सुनिश्चित हो जाता था कि वे भयावह शक्तियाँ कोई उपद्रव करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगी। लेकिन अब जब वे मर चुके हैं, मुझे डर है कि उनकी मातृभूमि फिर कभी इतनी स्थिर नहीं हो पाएगी। निंग ने कहा, यही कारण है कि उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी मातृभूमि का क्या होगा। अंतहीन प्रदेशों की सीमाएं। निंग ने दूर तक नजर दौड़ाई। सीमाओं के बाहर महा अंधकार है ना? ठीक है, महान अंधकार। डाउलॉर्ड नाया ने सिर हिलाया। अंधेरे का अंतहीन सागर, अंतहीन अंधेरा। पिलसेंट ने भी आह भरी और सुयूजी के चेहरे पर एक जटिल भाव था। अनंत प्रदेश वह क्षेत्र था जहां अनगिनत साधक, पथभ्रष्ट, एओनियन और अन्य सभी रहते थे। लेकिन इसके बाहर क्या था? आतंक के तारे जैसे कुछ अविश्वसनीय रूप से खतरनाक स्थानों के अलावा अनंत प्रदेशों के बाहर महा अंधकार का अंतहीन अंधकार था। वहां न तो अराजक तारे थे, न ही अराजक लोक, न प्रकाश, न ही अंतरिक्ष समय स्थानांतरण सरणी। वहां मौन, मृत्यु में स्थिर अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं था। अंतहीन अंधकार। यह अंधकार कितना लंबा था कोई नहीं जानता था, क्योंकि यह बहुत विशाल था। डाउलॉर्ड्स इसे पार करने का साहस नहीं कर सकते थे, लेकिन शाश्वत सम्राट, जिनकी आयु अनंत थी, कर सकते थे। सम्राट मिरजनो, सम्राट वेवशिफ्ट और अन्य शक्तिशाली व्यक्तित्व सभी महान अंधकार के बारे में जिज्ञासा से भरे हुए थे और इसलिए उन्होंने उसमें प्रवेश किया और उसके माध्यम से एक बहती हुई यात्रा शुरू की। उनका जीवनकाल असीमित था, इसीलिए उन्होंने ऐसा करने का साहस किया। लेकिन इसके बावजूद उन्हें अभी तक वापस लौटना बाकी था। एक से ज्यादा डाउलॉर्ड ने इसे आजमाया है, निंग ने धीरे से कहा। उन डाउलॉर्ड्स ने अपने अवतारों को महाअंधकार की खोज में भेजा था, लेकिन उनकी मृत्यु के दिन तक उनके अवतार अंतहीन अंधकार में ही फंसे रहे। कितना भयानक, पिलसेंट ने धीरे से कहा। यह इतना भयानक नहीं है। अंततः महाअंधकार बस एक मृत क्षेत्र है, डाउलॉर्ड नाया ने कहा। इसके विपरीत आतंक स्टाजिया सचमुच भयावह है। आतंक स्टाजिया भी उतना ही अंतहीन है, लेकिन यह अनगिनत खतरों और असीमित संभावनाओं से भरा है। यहाँ तक कि 3 हेगेमॉन भी इसमें बेतहाशा घुसने की हिम्मत नहीं करते। टेरर स्टाजिया हमारे हिसाब से सबसे बड़ा मौत का जाल है। निंग मुस्कुराया। बस इतना ही। जब हम सब जीने से थक जाएंगे तो हम टेरर स्टाजिया से मिलने जा सकते हैं। फिलहाल हम उन जगहों से दूर रहें जहां हमें नहीं जाना चाहिए। आइए, इस बार हमारा मिशन डाउलॉर्ड ईस्ट रोड को उसकी मातृभूमि को शांत करने में मदद करना है। इस इलाके को शांत करना कोई आसान काम नहीं होगा। यह एक सीमावर्ती इलाका था, जिसका मतलब था कि यहाँ दाव गठबंधन का प्रभाव लगभग नगण्य था। आसपास के कुछ इलाकों पर एबरेंस, एओनियंस और यहाँ तक कि कुछ अन्य दुष्ट ताकतों का नियंत्रण था। कुछ लोगों को तो ये भी शक था कि डार्क किंगडम जैसे बाहरी आक्रमणकारी भी मौजूद थे। संक्षेप में, सीमावर्ती क्षेत्र सभी अंतहीन प्रदेशों में सबसे अराजक स्थानों में से एक थे। पुस्तक 30, अध्याय 2, हर जगह छिपा खतरा। ईस्ट रोड क्षेत्र। ईस्ट रोड एवरवर्ल्ड। एक काला उड़ने वाला जहाज ईस्ट रोड एवरवर्ल्ड के ऊपर हवा में उड़ रहा था। दाव गठबंधन द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में आमतौर पर एवरवर्ल्ड के भीतर स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे होंगे। पिलसेंट जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा होकर अपने सामने फैले विशाल एवरवर्ल्ड को घूर रहा था। उसने आह भरी, लेकिन ईस्ट रोड एवरवर्ल्ड में एक भी नहीं है। हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए सालों तक उड़ान भरनी पड़ी। जी निंग हंसी। ये सच था कि सभी साधारण एवरवर्ल्ड में स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे होते थे। बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड, वास्टहेवन एवरवर्ल्ड, सभी में एक था, लेकिन ईस्ट रोड एवरवर्ल्ड में नहीं था। ईस्ट रोड क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद इस एवरवर्ल्ड तक पहुंचने से पहले उन्हें 3 साल तक कड़ी उड़ान भरनी पड़ी थी। चलो पहले ईस्ट रोड सिटी चलते हैं, निंग ने कहा। झट, उड़ता हुआ जहाज अंतरिक्ष को चीरता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद पूरे ईस्ट रोड एवरवर्ल्ड का सबसे चहल पहल वाला शहर, ईस्ट रोड सिटी, उनकी नजरों के सामने आ गया। यह एक बहुत बड़ा शहर था जिसमें बहुत से साधक रहते थे। तुम तीनों अपनी आभाओं को नियंत्रित करो, निंग ने निर्देश दिया। खासकर तुम, नाया, तुम चौथे चरण की डाउलॉर्ड हो, तुम्हारी आभा इन साधारण साधकों को डरा देगी। जी हाँ, गुरुवर, डाउलॉर्ड नाया ने आदरपूर्वक कहा। चौथे चरण की डाउलॉर्ड होने के नाते उनकी आभा स्वर्ग की तरह ही विशाल और असीम थी।
डाउलॉर्ड के हर कदम के साथ वे जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर चलते थे। प्रत्येक सफलता के साथ उनकी आभा में मूलभूत परिवर्तन होते थे। पहले और दूसरे चरण के डाउलॉर्ड काफी कमजोर थे, इसलिए अगर उनकी आभा बाहर की ओर निकलती भी तो वे ज्यादा से ज्यादा विश्व स्तरीय साधकों को दबाव का एहसास कराती। लेकिन चौथे चरण का डाउलॉर्ड उन्हें भय से पूरी तरह कांपने पर मजबूर कर देता। फुफकार, उड़ता हुआ जहाज नीचे की ओर उड़ गया। थोड़ी देर बाद निंग ने उसे हटा दिया और नाया, पिलसेंट और सू यूजी को शहर के द्वार की ओर ले गया। द्वार पर 12 विश्व स्तरीय साधक थे जो दोनों और 2 समूहों में खड़े होकर साधकों को ईस्ट रोड शहर में प्रवेश करते हुए देख रहे थे। वे बहुत सतर्क लग रहे हैं। निंग थोड़ा हैरान हुआ। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि यह एक सीमावर्ती क्षेत्र है, इसीलिए उनके शहरों की इतनी कड़ी सुरक्षा की जाती है, सू यूजी ने मन ही मन कहा। निंग और बाकी लोग शहर के फाटकों में दाखिल होते हुए यूं ही बातें करते रहे। जब 12 विश्व स्तरीय साधकों ने निंग के 4 लोगों के समूह को देखा तो उनके नेता का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। नेता ने अपने अधीनस्थ को इशारा करके कहा, तुरंत सूचना दो कि ईस्ट रोड शहर में 4 संदिग्ध डाउलॉर्ड दिखाई दिए हैं। समझ गया। इस अधीनस्थ के पास एक क्लोन था और इसलिए वह तुरंत मुख्य संप्रदाय को इसकी सूचना देने में सक्षम था। ईस्ट रोड सिटी से गुजरते हुए निंग की भौहें तन गईं। कुछ तो गड़बड़ है। निंग को अंदाजा हो गया कि इस शहर का माहौल बिगड़ गया है। कई साधक मन ही मन एक दूसरे से निजी तौर पर बातें कर रहे थे। हालांकि निंग समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन वह ये जरूर बता पा रहा था कि वे ऐसा कर रहे हैं। निंग ने अपनी नजरों से उस क्षेत्र को देखा तो उसे दूर कई बड़े देवता और अमर पितृपुरुष दिखाई दिए जो एक दूसरे को गुप्त मानसिक संदेश भेज रहे थे। निंग ने तुरंत अपनी दिव्य इंद्रिय प्रकट की और उन्हें उससे ढक दिया। हालांकि अब वह एक शक्तिशाली दिव्य इंद्रिय वाला डाउलॉर्ड था। अगर वह विश्व स्तरीय साधकों को स्कैन करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करता तो वे शायद कुछ गड़बड़ होने का पता लगा लेते। एक बार ऐसा होने पर वे निश्चित रूप से बातचीत बंद कर देते। ईस्ट रोड संप्रदाय समाप्त हो गया है। ठीक है, शक्तिशाली ईस्ट रोड संप्रदाय का विनाश होने वाला है, बस ऐसे ही। कितनी शर्म की बात है। मैंने गुरुदेव से सुना है कि ईस्ट रोड संप्रदाय के संस्थापक कुलपति डाउलॉर्ड ईस्ट रोड का निधन हो चुका है। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आसपास के प्रदेशों को स्तब्ध और विस्मित कर दिया था और अनगिनत वर्षों तक ईस्ट रोड क्षेत्र पर शासन किया था। लेकिन उनकी मृत्यु बस यूं ही हो गई। तार्किक रूप से कहें तो ईस्ट रोड संप्रदाय को ये खबर छिपानी चाहिए थी कि डाउलॉर्ड ईस्ट रोड की मृत्यु हो गई है। ये खबर इतनी जल्दी कैसे फैल गई, कौन जाने। इसके पीछे कोई न कोई साजिश जरूर होगी। हालांकि उसके मरने की खबर शायद सच हो, वरना ईस्ट रोड संप्रदाय इतनी कायरतापूर्ण हरकतें न करता। यह वही बात थी जो बड़े देवता और पूर्वज अमर चुपचाप एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। जब निंग ने ये सुना तो उसका चेहरा तमतमा गया। क्या जानकारी तो पहले ही लीक हो चुकी थी। इस जगह तक पहुंचने में उन्हें जो समय लगा था उसे ध्यान में रखते हुए डाउलॉर्ड ईस्ट रोड की मृत्यु लगभग 2000 साल पहले हो चुकी थी। साधकों के लिए 2000 साल बहुत कम समय होता है। तार्किक रूप से ईस्ट रोड संप्रदाय इतनी मूर्खता से इसकी बात नहीं फैला सकता था। उन्होंने इसे यथासंभव लंबे समय तक छिपाने की पूरी कोशिश की होगी। लेकिन अब बड़े देवताओं और अमर पूर्वजों को भी इसकी जानकारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बात बहुत पहले ही फैल चुकी थी। तुम दोनों, निंग ने अचानक पास में खड़े 2 विश्वस्तरीय साधकों को रोक लिया। बस एक विचार के साथ उसने आसपास के इलाके को पूरी तरह से घेर लिया और उन्हें अपनी जानलेवा तलवार की चमक से ढक दिया। हालांकि आसपास के किसी भी साधक को ये सब होते हुए दिखाई नहीं दिया। वरिष्ठ दोनों विश्वस्तरीय साधक इतने भयभीत हो गए कि उनके पैर सुन्न पड़ गए। निंग की तलवार नियत कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता था। तलवार की रोशनी अपने चारों ओर टिमटिमाते देखकर ही उनके दिल कांप उठे। मास्टर, सू यूजी, पिलसेंट और नाया सभी हैरान थे। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, निंग ने कहा। फिर अपनी नजर सामने खड़े 2 विश्वस्तरीय साधकों पर डाली। बताओ, हाल ही में ईस्ट रोड क्षेत्र में क्या हुआ है? वरिष्ठ, क्या आप अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं? छोटे कद के साधक ने जल्दी से कहा। सचमुच कुछ बड़ा हुआ है। लगभग 1-2000 साल पहले अचानक खबर मिली कि डाउलॉर्ड ईस्ट रोड, जिसने अनगिनत वर्षों तक ईस्ट रोड क्षेत्र पर शासन किया था, मर चुका है। निंग ने पूछा, रिपोर्ट किसने बनाई? 1 या 2000 साल पहले, यानी उनकी मृत्यु के लगभग 800 साल बाद ये बात लीक हो चुकी थी। मुझे इसका उत्तर नहीं पता, छोटे कद के किसान ने कहा। तुम्हें नहीं पता? निंग ने भौहें चढ़ाते हुए अपनी दुष्टता की एक किरण उन दोनों पर फेंकी। पास ही खड़ा लंबा दुबला साधक जल्दी से बोला, शायद नाइनडस्ट संप्रदाय। ठीक है, छोटे कद के साधक ने झट से सहमति जताई। बहुत संभव है कि यह जानकारी नाइनडस्ट संप्रदाय ने लीक की हो। नाइनडस्ट संप्रदाय हाल के वर्षों में काफी दबाव बना रहा है। ऐसा लगता है कि वे ईस्ट रोड क्षेत्र पर कब्जा करने का इरादा रखते हैं। नाइनडस्ट संप्रदाय, निंग चौंका। डाउलॉर्ड ईस्ट रोड ने ईस्ट रोड संप्रदाय की स्थापना की थी और फिर इस क्षेत्र का एकीकरण किया था, लेकिन आसपास का इलाका अभी भी काफी अराजक था। यहाँ कई शक्तिशाली संगठन थे, जिनमें सबसे प्रभावशाली नाइनडस्ट संप्रदाय था। नाइनडस्ट संप्रदाय की स्थापना के समय ही इसमें 9 डाउलॉर्ड थे। अब तक इसके संप्रदायाध्यक्ष और 3 उप संप्रदायाध्यक्ष सभी चौथे चरण के डाउलॉर्ड बन चुके थे। हालांकि डाउलॉर्ड ईस्ट रोड स्वयं इतना शक्तिशाली था कि नाइनडस्ट संप्रदाय उसे अपमानित करने को तैयार नहीं था। हालांकि वे उससे डरते नहीं थे। नाइनडस्ट संप्रदाय पिछले 1000 सालों से काफी उपद्रव मचा रहा है और इस दौरान ईस्ट रोड संप्रदाय ने वास्तव में अपना एक डाउलॉर्ड खो दिया है। अब उसके पास सिर्फ एक ही डाउलॉर्ड बचा है,
छोटे कद के साधक ने कहा। ईस्टर रोड संप्रदाय का एक और डाउनलॉर्ड मर गया। निंग का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। कौन सा? ईस्टर रोड संप्रदाय में मूल रूप से 3 डाउनलॉर्ड थे, डाउनलॉर्ड ईस्टरोड, डाउनलॉर्ड ओवरगोल्ड और डाउनलॉर्ड थंडरहीट। डाउनलॉर्ड ओवरगोल्ड और डाउनलॉर्ड थंडरहीट तीसरे चरण के डाउनलॉर्ड थे, जिनमें ओवरगोल्ड थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। ये डाउनलॉर्ड ओवरगोल्ड था जिसकी मृत्यु हुई, छोटे कद के साधक ने कहा। मैंने सुना है कि उसकी मृत्यु साहसिक कार्य करते समय हुई थी, लेकिन डाउनलॉर्ड ईस्टरोड की मृत्यु की खबर फैलने के कुछ ही सदियों बाद उसकी मृत्यु हो जाना, ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? बहुत संभव है कि नाइनडस्ट संप्रदाय ने उसे मारने के लिए बड़ी शक्तियां बाहर भेजी हों। तो इसका मतलब है कि ईस्टरोड संप्रदाय के पास केवल एक डाउनलॉर्ड बचा है। पिल्सेंट थोड़ा हैरान था, जबकि निंग, सू यूजी और नाया सभी आश्चर्यचकित थे। यह मिशन शुरू में काफी आसान था, क्योंकि डाउनलॉर्ड ओवरगोल्ड काफी मजबूत था। उनके मुख्यालय के आसपास की सेना की मदद और निंग के समूह द्वारा लाए गए कुछ खजानों के साथ उसे जिंदा रहना चाहिए था। अब लग रहा था कि हालात उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा खराब थे। तुम दोनों अब जा सकते हो, निंग ने कहा। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि ये दोनों विश्व स्तरीय साधक इस बातचीत के बारे में दूसरों को बताएंगे या नहीं। ठीक है, वे हकलाते हुए बोले। निंग, सू यूजी, पिल्सेंट और नाया सभी अब चिढ़ और निराश थे। ये हमारी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा पेचीदा होने वाला है, निंग ने भौहें चढ़ाईं। डाउनलॉर्ड ईस्टरोड की मृत्यु की खबर उनकी मृत्यु के 8 शताब्दियों से भी कम समय बाद फैली। ईस्टरोड संप्रदाय खुद इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि यह जानकारी लीक कर दे। किसी दुश्मन ने ही यह किया होगा, जिसने ये जानकारी अंकगणितीय भविष्यवाणियों या अन्य खुफिया जानकारी जुटाने के तरीकों से हासिल की थी। कुछ समय बाद ओवरगोल्ड भी साहसिक यात्रा के दौरान मर गया। यह एक संयोग हो सकता है, लेकिन यह भी संभव है कि उसकी हत्या कर दी गई हो। अगर उसकी हत्या हुई थी, तो असली मकसद ईस्टरोड संप्रदाय को और कमजोर करना था। ठीक है, पिल्सेंट, सू यूजी और नाया सभी को भी चिढ़ महसूस हुई। चलो पहले कुछ और जानकारी इकट्ठा करते हैं। निंग ईस्टरोड शहर में आगे बढ़ता रहा, और जितना ज्यादा खोजबीन करता, उतना ही ज्यादा उसे पता चलता। निंडस्ट संप्रदाय वास्तव में ईस्टरोड क्षेत्र पर कब्जा करने वाला था, और ईस्टरोड संप्रदाय की रक्षा के लिए असल में सिर्फ डाउनलॉर्ड थंडरहीट ही था। आधे दिन बाद, अभी के लिए मेरी संपत्ति दुनिया में चले जाओ, वरना अगर कई डाउनलॉर्ड आए, जिनमें से एक चौथे चरण का डाउनलॉर्ड हो, तो ईस्टरोड संप्रदाय शायद डर जाएगा। बेशक वे इस समय काफी घबराए हुए हैं, निंग ने सू यूजी और बाकी लोगों से कहा। जी हाँ, गुरु। सू यूजी और बाकी दोनों ने आदेश स्वीकार कर लिया। एस्टेट वर्ल्ड में प्रवेश करने के बाद निंग अकेले ही हवा में उड़कर ईस्टरोड संप्रदाय की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर बाद उसके चारों ओर का आकाश अंधकार में हो गया, क्योंकि ईस्टरोड संप्रदाय के चारों ओर संरचनाओं की कई परतें बहुरंगी प्रकाश के चकाचौंध भयानक प्रदर्शन में सक्रिय हो गईं। निंग शीघ्र ही ईस्टरोड संप्रदाय के मुख्य द्वार पर पहुंच गया, जहां उसे रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुस्तक 30, अध्याय 3, ईस्टरोड संप्रदाय के भीतर। कृपया रुकें, डाउनलॉर्ड। ईस्टरोड संप्रदाय के द्वार रक्षक शिष्य ने जल्दी से जी निंग को पुकारा। जी निंग मुस्कुराते हुए रुकी और बोली, जल्दी करो और खबर भेजो कि मैं डाउनलॉर्ड ईस्टरोड की आखिरी वसीयत लेकर आ रही हूँ। मैं डाउनलॉर्ड थंडरहीट से कहना चाहती हूँ कि वह मुझसे मिलने आए। तुम बूढ़े कुलपति की वसीयत लेकर आए हो? द्वारपाल शिष्य चौंक गया। क्या हो सकता है कि बूढ़े कुलपति ने सचमुच उनके लिए कुछ तैयार किया हो, लेकिन मरने से पहले उन्होंने उनसे कुछ क्यों नहीं कहा? शायद इसलिए कि उनकी मृत्यु इतनी अचानक हुई थी कि उनके अवतार को उन्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने तुरंत कहा, थोड़ी देर यहीं रुको, डाउनलॉर्ड, मैं अभी खबर भेजता हूँ। ईस्टरोड संप्रदाय के भीतर डाउनलॉर्ड थंडरहीट का रंग बैंगनी था और उसकी घुंघराली मूंछें उसे एक बर्बर व्यक्ति जैसा बना रही थीं। वास्तव में वह एक बहुत ही स्थिर और अनुभवी व्यक्ति था, जो अनगिनत वर्षों से ईस्टरोड संप्रदाय के अधिकांश मामलों को संभाल रहा था, जबकि डाउनलॉर्ड ईस्टरोड और डाउनलॉर्ड ओवरगोल्ड साहसिक कार्यों में लगे हुए थे। किसने सोचा होगा कि वे दोनों एक के बाद एक नष्ट हो जाएंगे? उफ! जब भी डाउनलॉर्ड थंडरहीट ये सोचता, तो वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाता। गुरुजी, ईस्टरोड संप्रदाय अनगिनत वर्षों में बना है। हम अपनी नींव को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। पीले वस्त्र पहने 2 शिष्य डाउनलॉर्ड थंडरहीट के बगल में खड़े थे, और सफेद बालों वाला शिष्य ही अभी बोल रहा था। जो कोई भी ईस्टरोड संप्रदाय को नष्ट करना चाहता है, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरा शिष्य, एक मोटा आदमी जिसकी आंखों में भी वैसी ही भयावहता थी, सहमत हुआ। डाउनलॉर्ड थंडरहीट ने अपना सिर हिलाया। पैट्रियार्क एक अविश्वसनीय रूप से, विचित्र रूप से शक्तिशाली डाउनलॉर्ड थे। अनगिनत वर्षों में उन्होंने हमारे ईस्टरोड संप्रदाय के लिए एक अविश्वसनीय रूप से गहरी और ठोस नींव रखी, लेकिन अगर हमें इसकी रक्षा करनी है, तो अंततः हमें अपनी ही शक्ति पर निर्भर रहना होगा। नाइनडस्ट संप्रदाय बस कुछ हताशा भरे हमलों से चिंतित है जो हम कर सकते हैं। यही वजह है कि वे हमें केवल धमका रहे हैं, वास्तव में हम पर हमला नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, अंततः देर सवेर हमारा विनाश हो जाएगा। गुरुजी, दोनों शिष्यों को क्रोध और दुख दोनों महसूस हुए। तुम दोनों तो बस विश्व स्तर पर हो, तुम नहीं समझते कि नाइनडस्ट संप्रदाय कितना भयानक है। डाउनलॉर्ड थंडरहीट ने आह भरी, खासकर डाउनलॉर्ड नाइनडस्ट खुद। वह तो खुद पुराने कुलपति के बराबर था। दोनों शिष्यों ने दांत पीस लिए, यह मानने को तैयार नहीं थे।
प्रतिष्ठित ईस्ट्रोड संप्रदाय इतने वर्षों से चकाचौंध और गौरवशाली रहा था। आसपास के प्रदेशों में सभी हमेशा उनसे डरते और उनका सम्मान करते थे। यहाँ तक कि शक्तिशाली नाइनडस्ट संप्रदाय भी उन्हें परेशान करने से बचने के लिए हर संभव प्रयास करता था। लेकिन अब उनके विशाल आश्रय वृक्ष के नष्ट हो जाने से ईस्ट्रोड संप्रदाय का पतन होने ही वाला था। अंकल मास्टर, अचानक एक शिष्य दौड़ता हुआ उनकी ओर आया। वह दरवाजे के बाहर रुका, फिर बेदम उत्साह से बोला, अंकल मास्टर, एक अपरिचित डाउनलॉर्ड आया है। उसने कहा है कि वह वृद्ध कुलपति की वसीयत लेकर आया है और आपसे मिलना चाहता है। क्या? डाउनलॉर्ड थंडरहीट अचानक उठ खड़ा हुआ और उसके दोनों पीले वस्त्रधारी शिष्यों के चेहरों पर उत्साह के भाव उभर आए। वह वृद्ध कुलपति की इच्छा लेकर आया है। डाउनलॉर्ड थंडरहीट को भी उत्साह महसूस हुआ। उनके संप्रदाय का, बल्कि उनके पूरे कुल का अस्तित्व डाउनलॉर्ड ईस्ट्रोड की ही देन था। थंडरहीट और ओवरगोल्ड के संसार डाउनलॉर्ड बनने का कारण आंशिक रूप से डाउनलॉर्ड ईस्ट्रोड का मार्गदर्शन ही था। परिणामस्वरूप संप्रदाय में डाउनलॉर्ड ईस्ट्रोड का दर्जा अत्यंत ऊंचा था। उनके बगल में बैठे सफेद बालों वाले शिष्य ने प्रसन्नता से कहा, गुरुजी, बूढ़े कुलपति ने मरने से पहले ही व्यवस्था कर ली होगी। उतार मत करो, पहले मुझे बाहर जाकर देख लेने दो। डाउनलॉर्ड थंडरहीट भी उत्सुक हो गया। उसका शरीर फड़फड़ाया और वह तुरंत दरवाजे से बाहर निकल गया। ईस्ट्रोड संप्रदाय के मुख्य द्वार के बाहर डाउनलॉर्ड थंडरहीट ने तुरंत उस सफेद वस्त्रधारी युवक को देखा, जिसकी पीठ पर वह काला म्यान था और जो मुख्य द्वार के बाहर खड़ा था। सफेद वस्त्रधारी उस युवक का आभामंडल वास्तव में डाउनलॉर्ड जैसा था। अरे! डाउनलॉर्ड थंडरहीट ने भौहें चढ़ाईं। सफेद वस्त्रधारी युवक का आभामंडल थंडरहीट के आभामंडल से भी कमजोर लग रहा था। वह शायद सेकंड सटिप का डाउनलॉर्ड था। डाउनलॉर्ड थंडरहीट आगे बढ़ा और निंग से बोला। निंग ने संप्रदाय के चारों ओर बनी अवरोधक संरचनाओं के बीच अचानक एक आकृति को प्रकट होते देखा। वह एक बेहद हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति था। क्या आप डाउनलॉर्ड थंडरहीट हैं? निंग ने पूछा। मैं हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं, साथी दाववादी? डाउनलॉर्ड थंडरहीट ने कहा। मैं डार्कनॉर्थ हूँ। निंग मुस्कुराया। क्या हम अंदर बात कर सकते हैं? क्या तुम मुझे अंदर बुलाओगी? ओह, ठीक है, कृपया अंदर आइए। डाउनलॉर्ड थंडरहीट का मन इस समय अस्त-व्यस्त था, इसीलिए वह मेहमानों का स्वागत करने का बुनियादी शिष्टाचार भी भूल गया था। वह जल्दी से निंग को ईस्ट्रोड संप्रदाय में ले गया। ईस्ट्रोड संप्रदाय के एक आंगन में एक महिला सेवक अमर मदिरा की एक बोतल लेकर आई। डाउनलॉर्ड थंडरहीट एक तरफ बैठा था, उसके बगल में दो पीले वस्त्रधारी सेवक खड़े थे। निंग दूसरी तरफ बैठा था। निंग मदिरा पीते हुए बिल्कुल शांत था। उसने प्रशंसा भरी आह भरी, फिर कहा, क्या लाजवाब स्वाद है। साथी दाववादी डार्कनॉर्थ। डाउनलॉर्ड थंडरहीट खुद को रोक नहीं सका और पूछा, क्या आपने नहीं कहा था कि आप हमारे पुराने कुलपति की वसीयत लेकर आए हैं? हाँ। निंग ने सिर हिलाया। इस मामले में मुझे अपने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई डाउनलॉर्ड सोलेमन का जिक्र करना होगा। डाउनलॉर्ड सोलेमन? ये सुनकर डाउनलॉर्ड थंडरहीट चौंक गया। उसने स्वाभाविक रूप से पैट्रियार्क को सोलेमन के बारे में बात करते सुना था। सोलेमन और पैट्रियार्क निश्चित रूप से अच्छे दोस्त थे और सोलेमन शायद शक्ति में पैट्रियार्क के बराबर ही था, लेकिन एक हार्टफोर्स कल्टीवेटर होने के नाते उसके पास कहीं ज्यादा विचित्र और गूढ़ तकनीकें थीं। अंतहीन प्रदेशों में सोलेमन का दर्जा निश्चित रूप से ईस्ट्रोड से ऊंचा था। निंग ने सिर हिलाया। डाउनलॉर्ड ईस्ट्रोड मेरे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई डाउनलॉर्ड सोलेमन और डाउनलॉर्ड स्काइक्स के साथ एक साहसिक यात्रा पर था। वे एक विकट परिस्थिति में फंस गए। स्काइक्स और सोलेमन तो बच गए, लेकिन डाउनलॉर्ड ईस्ट्रोड थोड़ा बदकिस्मत था और उसकी जान चली गई। डाउनलॉर्ड थंडरहीट के चेहरे पर दर्द और दुख के भाव उभरे और उसके पास खड़े पीले वस्त्रधारी दो शिष्य कांप उठे। उनके हृदय दर्द, दुख और पछतावे से भर गए। ऐसा क्यों हुआ कि बाकी दो बच गए जबकि उनके कुलपिता की मृत्यु हो गई? उन तीनों को पता था कि उनकी मृत्यु संभव है, इसलिए उन्होंने बचे हुए लोगों के लिए वसीयतें छोड़ दी, निंग ने बताया। डाउनलॉर्ड ईस्ट्रोड की मृत्यु से पहले उसकी सबसे बड़ी और एकमात्र चिंता अपनी मातृभूमि थी। जब बाकी दो बच गए और बच निकले, तो उन्होंने मुझसे ईस्ट्रोड संप्रदाय को कुछ खजाने पहुंचाने में मदद करने के लिए कहा। देखना कि क्या वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। निंग ने एक संग्रहण कंगन निकाला, जिसका इस्तेमाल डाउनलॉर्ड सोलेमन ने कई जादुई खजानों को रखने के लिए किया था। झटपट कंगन डाउनलॉर्ड थंडरहीट के सामने उड़ गया, जिसने उसे बड़े उत्साह से स्वीकार कर लिया। उसने जल्दी से उसे बांधा, फिर उसके अंदर की चीजों को देखने लगा, जबकि उसके पीछे पीले वस्त्र पहने दो शिष्य बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद डाउनलॉर्ड थंडरहीट ने चेहरे पर कुछ उलझन भरे भाव लिए कंगन रख दिया। इस कंगन में डाउनलॉर्ड ईस्ट्रोड का एक ताबीज भी था, जिसे तीनों डाउनलॉर्ड एक दूसरे के पास छोड़ गए थे। और निंग ने पूछा, वरिष्ठ सोलेमन और स्काइक्स ने काफी खजाने छोड़े हैं। डाउनलॉर्ड थंडरहीट ने आह भरी। उन्होंने अविश्वसनीय शक्ति वाली दो दावसीलें भी शामिल की। दोनों ने एक एक बनाए और मैं बता सकता हूँ कि उन्होंने प्रत्येक में ढेरों संसाधन और ऊर्जा डाली। इसके अलावा कई संरचनाएं और अन्य चीजें भी हैं। सामान्य स्थिति में वे ईस्ट्रोड संप्रदाय की रक्षा के लिए हमारे लिए पर्याप्त होती, लेकिन अब हमारा दुश्मन नाइनडस्ट संप्रदाय है। गुरुजी, क्या यह अभी भी पर्याप्त नहीं है? उनके पीछे खड़े पीले वस्त्रधारी दो शिष्य घबरा गए। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड शक्ति में सोलेमन और स्काइक्स के करीब है। अगर वे स्वयं भी आएं, तो वे ज्यादा से ज्यादा सेक्लॉर्ड को हरा तो पाएंगे, लेकिन शायद उसे मार नहीं पाएंगे। डाउनलॉर्ड थंडरहीट ने आगे कहा, सिर्फ दो दावसील।
वे चौथे चरण के साधारण डाउनलॉर्ड्स को मारने के लिए काफी हो सकते हैं, लेकिन नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड के सामने उनका कोई फायदा नहीं होगा। निंग ने सिर हिलाया। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड शायद कोमसन के स्तर का ही था। वह स्काइक्स और सोलेमन से थोड़ा कमजोर था, लेकिन अगर वे उस पर हमला करते तो जिंदा बच सकता था। साथ ही दाऊवादी थंडरहीट, क्या नाइन डस्ट संप्रदाय वास्तव में ईस्टरोड संप्रदाय के खिलाफ जाने की तैयारी कर रहा है? हाँ, दाऊलॉर्ड थंडरहीट ने घृणा से भरी गर्जना की। भाई ओवरगोल्ड को नाइन डस्ट संप्रदाय ने मार डाला। क्या? निंग का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। भाई ओवरगोल्ड के अवतार ने मरने से ठीक पहले मुझे ये बात बताई थी। दाऊलॉर्ड थंडरहीट ने घृणा से कहा। दुर्भाग्य से जब उन पर हमला हुआ तब वे ईस्टरोड संप्रदाय से बहुत दूर थे। हमारे पास उन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन हाँ, मैं ऐसा कर ही नहीं पाता। निंग के चेहरे पर गंभीरता थी। तो क्या वाकई निंडस्ट संप्रदाय ने ही दाऊलॉर्ड ओवरगोल्ड को मारा था? अब सब कुछ बिल्कुल साफ था। मेरे कुल के लोगों को काफी समय पहले ही निकाल दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारा वंश पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। दाऊलॉर्ड थंडरहीट ने धीरे से कहा, जहां तक हमारी बात है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमने इस जगह की रक्षा मरते दम तक करने की कसम खाई है। ये हमारा घर है, वह जगह जहां हम अनगिनत सालों से रह रहे हैं। हम इस संरचना की रक्षा करने वाली संरचनाओं के साथ साथ पुराने कुलपति द्वारा छोड़े गए खजानों पर भी भरोसा करेंगे। अंत में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि नाइन डस्ट संप्रदाय हमारे कुल को निगलते हुए अपने कुछ दांत खो दे। हम मरते दम तक लड़ेंगे। पीले वस्त्र पहने दो शिष्यों ने गुस्से से कहा। साधक अपने अपने दाव, अपने अपने मार्ग खोजते थे। एक बार जब वे मृत्यु तक लड़ने का चुनाव कर लेते तो वे सचमुच निडर हो जाते। सज्जन, निंग बोला, मैंने पहले ही वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सोलेमन और अन्य लोगों से वादा किया है कि मैं आपकी मातृभूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। दाऊलॉर्ड थंडरहीट और अन्य लोग चौंककर निंग को देखने लगे। चूंकि मैंने वादा किया है, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। निंग ने शांति से कहा, तुम्हें नाइन डस्ट संप्रदाय की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगा। तुम सब कुछ संभाल लोगे? दाऊलॉर्ड थंडरहीट और अन्य लोग दूसरे चरण के इस दाऊलॉर्ड को आश्चर्य से देख रहे थे। निंग ने हाथ हिलाया। फुसफुसाहट। अचानक उसके बगल में 3 आकृतियां प्रकट हुईं, जिनमें से प्रत्येक में दाऊलॉर्ड जैसी आभा थी। वे थे पिलसेंट, सू यूजी और दाऊलॉर्ड नाया। दाऊलॉर्ड नाया की आभा विशेष रूप से प्रभावशाली थी। मास्टर, दाऊलॉर्ड नाया, सू यूजी और पिलसेंट ने सम्मानपूर्वक कहा। दाऊलॉर्ड थंडरहीट और उसके दोनों शिष्य आश्चर्य से उन्हें घूर रहे थे। चौथे चरण का दाऊलॉर्ड दूसरे चरण के दाऊलॉर्ड को आदरपूर्वक गुरु कह रहा था। निंग ने दाऊलॉर्ड थंडरहीट की ओर देखा, साथ ही दाऊवादी थंडरहीट। मुझे अंदाजा नहीं था कि स्थिति इतनी विकट है। खैर, चूंकि मैंने अपने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सोलेमन से इसे संभालने का वादा किया है, तो मैं इसे संभाल लूंगा। अगर निंडस्ट संप्रदाय ने हमला करने की हिम्मत की तो मैं जितने भी आएंगे उन्हें मार डालूंगा। पुस्तक 30, अध्याय 4, शून्य मार्ग। दाऊलॉर्ड थंडरहीट और उसके दोनों पीले वस्त्रधारी शिष्य स्तब्ध रह गए। ये शब्द कुछ ज्यादा ही प्रभावशाली थे। जितने भी आए उन्हें मार डालो। साथ ही दाऊवादी डाकनॉर्थ। दाऊलॉर्ड थंडरहीट को उत्सुकता और घबराहट दोनों महसूस हुई। क्या आप कह रहे हैं कि यह महिला दाऊलॉर्ड नाइन डस्ट संप्रदाय का विरोध कर पाएगी? बोलते हुए उसने दाऊलॉर्ड नाया की ओर देखा। उसका नाम नाया है, निंग ने कहा। जब दाऊलॉर्ड थंडरहीट ने उसका नाम सुना तो उसके दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। यह एक ऐसा नाम था जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि वह बहुत कम ही साहसिक यात्राओं पर जाता था, फिर भी वह लगभग सभी प्रसिद्ध हस्तियों को जानता था। इसका मतलब था कि दाऊलॉर्ड नाया इतनी प्रसिद्ध नहीं थी। नमस्कार, दाऊलॉर्ड नाया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अगर आपको मेरे ईस्टरोड संप्रदाय की रक्षा करने वाली संरचनाओं का समर्थन प्राप्त हो तो क्या आप नाइन डस्ट संप्रदाय के स्वामी को हरा पाएंगे? दाऊलॉर्ड थंडरहीट ने पूछा। दाऊलॉर्ड नाया ने कहा, यद्यपि संरचनाएं मेरी सहायता कर रही थीं, फिर भी मैं संभवतः एक ही वार में पराजित होकर मारा जाऊंगा। दाऊलॉर्ड थंडरहीट हक्का बक्का रह गया। दाऊलॉर्ड नाया सच कह रहा था। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड दाऊलॉर्ड कोमसन के ही स्तर का था। नाया निंग के एक भी वार का सामना नहीं कर सका और बदले में दाऊलॉर्ड कोमसन से नजदीकी मुकाबले में लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। चौथे चरण के साधारण दाऊलॉर्ड और वास्तव में असाधारण रूप से शक्तिशाली लोगों के बीच शक्ति में बहुत बड़ा और स्पष्ट अंतर था। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड बाद वाले में से एक था। वरिष्ठ डाकनॉर्थ, क्या आपने अभी नहीं कहा था कि आप जितने भी लोग आएंगे उन्हें मार डालेंगे? सफेद बालों वाला शिष्य ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। मैंने तो यही कहा था। निंग ने सिर हिलाया। लेकिन मेरा मतलब था, मैं उन्हें खुद मार डालूंगा। व्यक्तिगत रूप से दाऊलॉर्ड थंडरहीट और बाकी सभी निंग को घूर रहे थे। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीची नजर से देखता हूँ, साथ ही दाऊवादी। लेकिन अगर मेरा फैसला सही है तो तुम्हें दूसरे चरण का दाऊलॉर्ड होना चाहिए। दाऊलॉर्ड थंडरहीट ने कहा। हाँ, दूसरे चरण का एक दाऊलॉर्ड। निंग ने सिर हिलाया। दूसरे चरण का एक दाऊलॉर्ड नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड से लड़ेगा। दाऊलॉर्ड थंडरहीट अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। दाऊलॉर्ड हर कदम पर जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर चलते थे और हर कदम के बीच शक्ति का अंतर बहुत स्पष्ट था। दूसरे चरण का कोई व्यक्ति चौथे चरण के किसी व्यक्ति को चुनौती दे। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड स्वयं एक असाधारण रूप से शक्तिशाली दाऊलॉर्ड था, यहाँ तक कि चौथे चरण के अपने साथियों के बीच भी। निंग, उसे हराओ। संभावनाएं बहुत कम थीं, लेकिन दाऊलॉर्ड नाया ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे स्वामी ने मुझे एक ही वार में हरा दिया। दाऊलॉर्ड थंडरहीट और उनके दो शिष्य इससे बुरी तरह सदमे में आ गए। बाहरी दुनिया में मैं शायद नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा,
लेकिन अगर मैं ईस्टरोड सेक्ट के बेस में होता, मुझे विश्वास है कि डाउलॉर्ड ईस्टरोड ने खुद इस जगह की रक्षा करने वाली संरचनाओं की स्थापना की है और उनमें असाधारण शक्ति है। इससे मुझे बल मिलता है, तो मुझे उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। निंग हंसा। हाँ, पुराने कुलपति ने ईस्टरोड संप्रदाय के चारों ओर सभी संरचनाओं की स्थापना स्वयं की थी और वे सचमुच अविश्वसनीय हैं। डाउलॉर्ड थंडरहीट उत्साहित भी था और शर्मिंदा भी। मुझे माफ करना, साथी दाववादी। मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने शक्तिशाली होगे। आमतौर पर कहें तो दूसरे चरण के सबसे विलक्षण प्रतिभाशाली डाउलॉर्ड्स भी इस स्तर की शक्ति पर नहीं पहुंच सकते। मैं तो सिर्फ कुछ विशेष गुप्त कलाओं के कारण ही हूँ, निंग ने सहजता से कहा। गुप्त कलाएं भी आपकी शक्ति का हिस्सा हैं। डाउलॉर्ड थंडरहीट बेहद उत्साहित था। आशा, उसे आखिरकार उम्मीद दिखाई दी। उसे यकीन नहीं था कि निंग सिर्फ खोखली शेखी बघार रहा है। चौथे चरण का डाउलॉर्ड बनने में सक्षम कोई भी व्यक्ति इतना मूर्ख नहीं होगा, क्योंकि इसके परिणाम नाइनडस्ट सेक्ट लॉर्ड के साथ साथ आएंगे और घातक होंगे। इसलिए ऐसा लग रहा था कि यह डार्क नॉर्थ वाला व्यक्ति सचमुच हालात को संभालने में सक्षम था। कुछ ही देर बाद डाउलॉर्ड थंडरहीट ने निंग और बाकी लोगों के लिए एक शानदार भोज तैयार किया। भोज समाप्त होने के बाद डाउलॉर्ड थंडरहीट खुद निंग को ले गया। साथ ही दाववादी डाउलॉर्ड थंडरहीट ने धीरे से कहा, यदि आप तीसरे चरण तक पहुंच गए तो क्या नाइनडस्ट सेक्ट लॉर्ड को हराने की आपकी संभावना बढ़ जाएगी? तीसरी सीढ़ी का डाउलॉर्ड। निंग ने डाउलॉर्ड थंडरहीट की ओर देखते हुए ठहाका लगाया। अगर मैं तीसरी सीढ़ी तक पहुंच गया तो मेरे जीतने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। उस स्थिति में ईस्टरोड संप्रदाय की संरचनाओं की सहायता के बिना भी मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं होगी। वास्तव में मैं उसे मार भी सकता हूँ। निंग सिर्फ शेख ही नहीं बघार रहा था। अगर वह सचमुच पहले चरण से ही आगे निकल गया और दूसरे चरण का दाउलॉर्ड बन गया तो अपनी ओमेगा स्वॉर्ड दाव की शक्ति के बल पर वह सचमुच दाउलॉर्ड कोंगसान और नाइनडस्ट सेक्ट लॉर्ड जैसे योद्धाओं के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा उसका ओमेगा स्वॉर्ड दाव हर पहलू में बेदाग था, जो उसे वास्तविक युद्ध के लिए बिल्कुल उपयुक्त बनाता था। अगर प्रतिद्वंद्वी भागता नहीं और लड़ाई जारी रखने का फैसला करता तो नतीजा निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी को ही भुगतना पड़ता। लेकिन जाहिर है कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि वहां खड़ा रहकर इस तरह पिटता रहे। कोंगसान जैसे चतुर दाउलॉर्ड हालात बिगड़ते ही पीछे हट जाते। वह भाग नहीं पाया था क्योंकि हेगेमॉन की दाव सील बहुत शक्तिशाली थी, जिससे स्पेस टाइम भी बंध जाता था और दब जाता था। दाउलॉर्ड कोंगसन ने लगातार 2 जीवन रक्षक खजानों का इस्तेमाल किया था, लेकिन बच नहीं पाया था। ऐसा नहीं था कि उसकी भागने की क्षमता कमजोर थी, बस दाव सील बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। उसके लिए ज्यादातर दाउलॉर्ड से भागना आसान होता जिनसे उसने लड़ाई की थी। तो फिर तीसरे चरण का दाउलॉर्ड बनने में आपको कितना समय लगेगा, साथी दाववादी? थंडरहीट ने पूछा। मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ, निंग ने कहा। पहले चरण से दूसरे चरण तक पहुँचना काफी तेज था और दूसरे चरण से तीसरे चरण तक पहुँचने में भी ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि चौथे चरण तक पहुंचना बहुत लंबी प्रक्रिया थी। दावमज में सफल होने और अनंत काल प्राप्त करने के बारे में संभावनाएं बहुत कम थीं, चाहे आपने कितना भी समय लिया हो। ठीक है, दाउलॉर्ड थंडरहीट ने दांत पीस लिए। साथ ही दाववादी डार्क नॉर्थ ईस्टरोड संप्रदाय के पास एक संप्रदाय रक्षक खजाना है जिसे बूढ़ा कुलपति टेरस्टाजिया से वापस लाया था। निंग की आंखें चमक उठीं। टेरस्टाजिया से कुछ तकनीकी रूप से कहें तो मुझे इसके अस्तित्व के बारे में बाहरी लोगों को नहीं बताना चाहिए। हालांकि अब मैं ईस्टरोड संप्रदाय का एकमात्र स्वामी हूँ जो इस समय अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। मैं उन नियमों की अनदेखी करने जा रहा हूँ। डाउलॉर्ड थंडरहीट ने निंग की ओर देखा। इस सर्वोच्च खजाने को शून्य मार्ग के रूप में जाना जाता है और यह साधकों के लिए अत्यंत लाभकारी है। शायद साथी ताओवादी आप इस अवसर का लाभ उठाकर तृतीय चरण के डाउलॉर्ड बन पाएंगे। डाउलॉर्ड थंडरहीट बहुत चिंतित था। उसे उम्मीद थी कि डार्क नॉर्थ और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि इस मामले का ईस्टरोड संप्रदाय के जीवन और मृत्यु पर असर पड़ेगा। शून्य मार्ग। निंग को जिज्ञासा होने लगी। मेरे पीछे आओ, डाउलॉर्ड थंडरहीट ने गंभीरता से कहा। डाउलॉर्ड थंडरहीट आगे आगे चल रहा था, जबकि निंग पीछे पीछे चल रहा था। थंडरहीट एक के बाद एक संरचनाओं को हटाता हुआ निंग को एक साधारण से दिखने वाले आंगन में ले गया। क्या तुम उसे देख रहे हो? डाउलॉर्ड थंडरहीट ने आंगन के कोने में लगे एक पहाड़ की सजावटी मूर्ति की ओर इशारा किया। उस पहाड़ पर कुछ बेलें और पेड़ भी उगे हुए थे। क्या हुआ? निंग हैरान था। उस कृत्रिम पहाड़ में कुछ भी असामान्य नहीं था। दरअसल उसे उसमें कोई बनावट नजर ही नहीं आ रही थी। डाउलॉर्ड थंडरहीट आगे बढ़ा, फिर हाथ हिलाया। बेलें तुरंत धूल में मिल गईं और उनके नीचे छिपी चीजों का पता चल गया। इस पहाड़ पर असल में एक पत्थर का दरवाजा बना हुआ था। क्या ये कोई दरवाजा है? निंग हैरान था। हाँ, एक दरवाजा जिसे तुम खोल सको, डाउलॉर्ड थंडरहीट ने कहा। डाउलॉर्ड डार्क नॉर्थ, कृपया मेरे पीछे आओ। डाउलॉर्ड थंडरहीट एक नक्काशीदार पत्थर के दरवाजे की ओर बढ़ा, फिर उस पर हाथ रखा। तुरंत दरवाजा एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ खुल गया और उसके नीचे एक गहरी अंधेरी सुरंग दिखाई दी। इस सुरंग का प्रवेश द्वार अंतरिक्षीय तरंगों के साथ घटता बढ़ता था। निंग हैरान था। पत्थर का दरवाजा खुलने से पहले ये पहाड़ की एक साधारण सी मूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। उसे इसमें कुछ खास या जादुई सा नहीं लगा था, लेकिन अब इसके अंदर एक विशाल गलियारा था। अंदर आ जाओ। डाउलॉर्ड थंडरहीट ने मुड़कर निंग की तरफ देखा और फिर अंदर चला गया। निंग बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे पीछे चला गया।
फुफकार। निंग के चारों ओर अंतरिक्ष घूम गया और बहने लगा, जैसे उसके सामने एक चमकता हुआ सुनहरा क्षेत्र प्रकट हुआ हो। यह क्या है? निंग और डाउलॉर्ड थंडरहीट एक लंबे रास्ते पर खड़े थे। फर्श काला था और रास्ता खाली जगह में लटका हुआ था। रास्ते के दोनों ओर सिर्फ खालीपन था। ये शून्य पथ है। इस सुनहरे क्षेत्र के चारों ओर सब कुछ बस खाली जगह है। यहाँ बस यही शून्य पथ है जो अंतरिक्ष में लटका हुआ है। डाउलॉर्ड थंडरहीट ने सामने की ओर इशारा किया। ये पथ बहुत लंबा था, कम से कम 1 करोड़ किलोमीटर तक फैला हुआ। पथ के सामने कई बख्तरबंद सैनिक और रक्षक खड़े थे। निंग की दृश्य क्षमता ने उसे पथ के बिल्कुल अंत तक साफ साफ देखने में मदद की, जहां एक शाही स्वर्ण सिंहासन था। यहाँ कुल 30,000 सैनिक हैं, डाउलॉर्ड थंडरहीट ने कहा। एक बार जब आप शून्य पथ से आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो ये सैनिक आपको रोकेंगे। आप जितने गहरे जाएंगे, सैनिक उतने ही ज्यादा भयानक रूप से शक्तिशाली होंगे। ओह, निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये ब्राइट शो किंगडम के डाउलॉर्ड क्लाउडविल्ड से काफी मिलता जुलता लग रहा था। इन सैनिकों के पास बहुत ही अनोखे लड़ाकू दाव हैं। बहुत ही अनोखे। डाउलॉर्ड थंडरहीट ने निंग की ओर देखा। जब तुम उनसे लड़ोगे तो खुद देख लोगे। उनमें से सबसे कमजोर दूसरे चरण के दाउलॉर्ड्स के बराबर हैं। यही वजह है कि केवल ईस्ट्रोड संप्रदाय के दाउलॉर्ड्स को ही इसमें प्रवेश की अनुमति है। क्या डाउलॉर्ड ईस्ट्रोड सिंहासन तक पहुंचने में कामयाब रहा? निंग ने पूछा। बूढ़े कुलपति ने 2 बार कोशिश की। पहली बार में वह असफल रहे। बाद में उन्हें कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। फिर उन्होंने दूसरी कोशिश में पूरी ताकत झोंक दी और सफल रहे। आखिरी दोनों सैनिक शक्ति में उनके बराबर हैं, डाउलॉर्ड थंडरहीट ने कहा। निंग दंग रह गया। ये डाउलॉर्ड क्लाउडविल्ड से कहीं ज्यादा प्रभावशाली था। चौथे चरण के डाउलॉर्ड की शक्ति की दहलीज तक पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति डाउलॉर्ड क्लाउडविल्ड के अंत तक युद्ध कर सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस जगह के लिए परीक्षण लेने वाले की शक्ति डाउलॉर्ड ईस्ट्रोड के बराबर होनी चाहिए। डाउलॉर्ड ईस्ट्रोड पहले से ही कमजोर शाश्वत सम्राटों के बराबर था। ये रक्षक इतने शक्तिशाली कैसे थे? दुर्भाग्य से इन 30,000 सैनिकों में से एक को भी बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं है। दरअसल उन्हें नियंत्रित करने का कोई तरीका ही नहीं है। डाउलॉर्ड थंडरहीट ने आह भरी। अगर होता तो हम नाइनडस्ट संप्रदाय की चिंता क्यों करते? निंग ने सिर हिलाया। उसकी नजर रास्ते के अंत में रखे सुनहरे सिंहासन पर टिकी थी। सिंहासन पर पहुंचने के बाद क्या होगा? कुछ अच्छा, एक विरासत, डाउलॉर्ड थंडरहीट ने कहा। पुराने कुलपति ने मुझे विस्तार से नहीं बताया, इसलिए मुझे लगता है कि आप जैसे अजीबोगरीब ताकतवर डाउलॉर्ड्स के लिए ये तथाकथित विरासत उतनी दिलचस्प नहीं होगी। निंग हंसा। उसके पास तलवार के आधिपत्य और गोलियों के प्रतिमान के 7 पत्ती गोली अध्याय की विरासत थी। वास्तव में ऐसी ज्यादा विरासतें नहीं थीं जिनमें उसकी रुचि हो। हालांकि जब वे 30,000 सैनिक तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे तो तुम्हें दाव की जो अंतर्दृष्टि मिलेगी उससे तुम्हें लाभ होगा। डाउलॉर्ड थंडरहीट ने आह भरी। बूढ़े कुलपति को भी अपने पहले प्रयास में लाभ हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। पुस्तक 30, अध्याय 5, 10,000 वर्षों की साधना। जी निंग ने सिर हिलाया, फिर अचानक पूछा, साथी दाववादी थंडरहीट, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या मेरे अनुचर भी प्रवेश कर सकते हैं? डाउलॉर्ड थंडरहीट ने दर्द भरी हंसी। साथी दाववादी डार्कनॉर्थ, शून्य मार्ग पूरे ईस्ट्रोड संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण खजाना है। आपने हमारे पूरे संप्रदाय को बचाने की शपथ ली है और हम आपके असीम ऋणी हैं। आपके अनुचर और आपके सबसे करीबी दोस्त भी यह प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसके बारे में कुछ भी न बताएं। निंग कुछ देर के लिए चौंका, फिर सिर हिलाया। मैं अपनी जान की कसम खाता हूं कि अपने अनुचरों के अलावा मैं किसी और से शून्य मार्ग के बारे में बात नहीं करूंगा। उसकी आवाज शून्य में और उसकी अपनी आत्मा में गूंज उठी। यह एक जीवनदायी शपथ थी। यह जरूरी नहीं था। ईस्ट्रोड संप्रदाय तुम पर पूरा भरोसा करता है, साथी दाववादी डार्कनॉर्थ, डाउलॉर्ड थंडरहीट ने जल्दी से कहा। हालांकि असल में वह राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। वह चाहता था कि निंग जीवन भर की शपथ ले, लेकिन वह निंग से अपने पूरे संप्रदाय के विनाश को रोकने की भीख भी मांग रहा था। यही वजह थी कि उसने कभी किसी शपथ का जिक्र तक नहीं किया था। यह उचित ही था, निंग ने सहजता से कहा। वह समझ सकता था कि वह आदमी क्या सोच रहा था, फिर भी वह वास्तव में इस अवसर को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं था। त्रिलोक के साधकों के पास अपने अपने अवसर थे जिनका वे लाभ उठा सकते थे। मेरे वे 3 अनुचर भी यह जानकारी कभी नहीं फैलाएंगे। मैं उनसे भी शपथ दिलवाऊंगा, निंग ने कहा। डाउलॉर्ड थंडरहीट हंसा। तो फिर मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। जब भी तुम जाना चाहो, साथी दाववादी, तुम्हें बस पीछे मुड़ना होगा और तुम जा सकोगे। समझ गया। निंग ने सिर हिलाया और डाउलॉर्ड थंडरहीट चला गया। निंग ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। किसी के पास जितने कम खजाने होंगे, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। निंग ने डाउलॉर्ड कोंगसन के सारे खजाने हासिल कर लिए थे और तलवार हेगेमॉन की दाव सील भी उसके पास थी। हालांकि यह शून्य मार्ग एक अनोखा खजाना था, लेकिन यह निंग को जरा भी लालची महसूस कराने के लिए पर्याप्त नहीं था। निंग ये भी जानता था कि वह जितना शक्तिशाली बनेगा, भविष्य में उसके पास उतने ही ज्यादा खजाने होंगे। भविष्य में ये शून्य मार्ग अभी की तुलना में और भी कम सार्थक होगा। लेकिन मुझे एक नजर डालने दो और पता लगाने दो कि इस चीज में क्या खास है। निंग आगे बढ़ा और एक पल में हजारों किलोमीटर आगे बढ़ गया। गड़गड़ाहट। सुनहरे क्षेत्र के ऊपर शून्य में अचानक सुनहरे प्रकाश का एक विशाल गोला प्रकट हुआ।
उस गोले से सुनहरे प्रकाश की 2 धारियां निकलीं जो निंग के ठीक सामने खड़े 2 बख्तरबंद योद्धाओं के शरीर में जा लगीं। बख्तरबंद सैनिकों की आंखों से तुरंत सुनहरा प्रकाश चमकने लगा। धमाक धमाक 2 बख्तरबंद सैनिकों ने अपने हथियार उठाए और रोशनी की लकीरों में तब्दील होकर निंग की ओर बढ़े। मर जाओ। उनमें से एक ने एक लंबे भाले से वार किया जो आसमान में उड़ गया। मार डालो। दूसरे बख्तरबंद सिपाही ने एक लंबे फुर्तीले सांप की तरह हिलते हुए एक लंबे कोड़े से वार किया। ये दोनों बख्तरबंद सिपाही एक साथ काम कर रहे थे। एक बहादुरी से आगे बढ़ रहा था जबकि दूसरा चालाकी से फुर्ती से आगे बढ़ रहा था। वे पूर्ण सामंजस्य में चल रहे थे, मानो वे किसी विशाल समूह का हिस्सा हों। निंग मुस्कुराया। दिलचस्प है। कोई आश्चर्य नहीं कि थंडरहीट ने कहा कि ये सैनिक बहुत अनोखे तरीके से लड़ते हैं। उन्होंने वास्तव में एक युद्ध संरचना दाव का इस्तेमाल किया है और वे एक साथ मिलकर अद्भुत ढंग से काम कर सकते हैं। धमाका। बस एक विचार के साथ निंग ने अपनी तलवारबाजी का परिचय दिया। उसकी तलवारबाजी एक जबरदस्त लहर के रूप में बाहर आए, दोनों सैनिकों पर टूट पड़ी, उन्हें उनके पैरों से उखाड़ फेंका और फिर उन्हें उड़ा दिया। शक्ति में अंतर बहुत ज्यादा था। ये दोनों सैनिक दूसरे चरण के साधारण डाउनलॉर्ड्स से बमुश्किल ही तुलनीय थे। धमाका 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 धमाका। निंग सड़ती हुई लकड़ी की तरह सैनिकों को चीरता हुआ रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। 18,000 सैनिकों को हराने के बाद ही आखिरकार उसकी गति धीमी हुई। कितना अजीब एहसास था। निंग को 8 सैनिकों ने घेर लिया था और उन पर हमला कर रहे थे। इन 8 सैनिकों ने अलग अलग हथियारों और अलग अलग आक्रमण शैलियों का इस्तेमाल किया। कठोर, कोमल, कपटी, सीधे सादे। हर एक सैनिक एक ही तरह की युद्ध शैली के प्रति बेहद समर्पित था। फिर भी वे अपनी युद्ध संरचना के जरिए एक साथ काम करने में सक्षम थे। निंग को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़ी शक्ति से लड़ रहा हो जो कई तरह के हथियारों में माहिर हो। ये काफी कठिन लड़ाई थी। हवा का दाव, बिजली का दाव, पानी का दाव। निंग इस युद्ध से और भी ज्यादा उत्साहित होता जा रहा था। जहां तक प्रकाश के गोले की बात है, वह शून्य में वहीं लटका रहा। हर बार जब निंग किसी सैनिक को हराता तो उससे और भी ज्यादा सुनहरी रोशनी निकलती और भी ज्यादा शक्तिशाली सैनिक सक्रिय हो जाते। उस प्रकाश गोलक को संपूर्ण शून्य पथ का केंद्र होना चाहिए। निंग ने अपना सिर ऊपर उठाकर प्रकाश गोलक की ओर देखा। सभी सैनिक निर्जीव और अजीर्ण प्राणी थे, लेकिन एक बार जब उन पर प्रकाश पड़ा तो उन्हें अविश्वसनीय शक्ति प्राप्त हो गई। टेरस्टाजिया में जो चीजें मिलती हैं वे वाकई अद्भुत हैं। निंग की टेरस्टाजिया के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह जगह बेहद खतरनाक थी। 3 शक्तिशाली हेगेमॉन्स भी वहां ज्यादा अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वह इतनी डरावनी थी कि अगर वे ज्यादा अंदर चले जाते तो उनकी भी जान जा सकती थी। समय उड़ता चला गया। पलक झपकते ही 10,000 साल बीत गए। साधकों के लिए 10,000 साल वास्तव में बहुत कम समय था। पूरा ईस्ट्रोड संप्रदाय नाइनडस्ट संप्रदाय के आगमन से अस्त व्यस्त और भयभीत था। पिछले 10,000 वर्षों से पिल्सेंट ने कीमिया के दाव के प्रशिक्षण पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया था। परिणामस्वरूप वह अंततः द्वितीय चरण के दाव लॉर्ड बनने में सफल रहा। 7 लीफपल अध्यायों के पहले 6 अध्यायों के मार्गदर्शन से वह अपने दाव में प्रगति करने का सटीक तरीका जानता था और इसलिए उसने अविश्वसनीय रूप से तेजी से प्रगति की। ईस्ट्रोड संप्रदाय का मुख्य हॉल। जो होगा सो होगा। अपने शिष्य की रिपोर्ट सुनकर दावलॉर्ड थंडरहीट का चेहरा गंभीर हो गया। शिष्यों का एक समूह पहले से ही यहाँ हॉल में इकट्ठा हो चुका था। नाइनडस्ट संप्रदाय अंततः आ गया है। सभी शिष्यों के हृदय में घबराहट महसूस हुई। उसे अंदर ले जाओ, दावलॉर्ड थंडरहीट ने निर्देश दिया। हाँ, वह शिष्य जो बाहर से संदेश लाने के लिए जिम्मेदार था तुरंत चला गया। जैसे ही वह गया, दावलॉर्ड थंडरहीट का अवतार पहाड़ की मूर्ति के सामने प्रकट हुआ। दरवाजा धक्का देकर खोला और शून्य मार्ग में प्रवेश किया। वास्तविक मार्ग के ठीक ऊपर अंतरिक्ष के खाली शून्य में एक युद्ध चल रहा था। ये दावलॉर्ड नाया और ज्वाला परी सु यूजी का युद्ध था। उस क्षेत्र के एक छोर पर एक फूस की झोपड़ी थी और निंग उसके भीतर कमल मुद्रा में बैठकर मौन ध्यान कर रहा था। निंग ने पिछले लगभग पूरे 10,000 साल शून्य मार्ग में ही बिताए थे। वह अक्सर युद्ध में भाग लेने के लिए बाहर जाता था, फिर अपनी अंतरिक्ष समय झोपड़ी का उपयोग प्रशिक्षण और अपनी अंतर्दृष्टि पर चिंतन करने के लिए करता था। साथ ही दाववादी डाकनॉर्थ दावलॉर्ड थंडरहीट का अवतार पास आया और निंग को पुकारा। कुटिया के अंदर निंग ने आंखें खोलीं और मुस्कुराया। क्या बात है दावलॉर्ड थंडरहीट, नाइनडस्ट संप्रदाय का एक दूत आ गया है, दावलॉर्ड थंडरहीट ने कहा। नाइनडस्ट संप्रदाय आखिरकार आ ही गए। निंग की आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ गई। वह उठा, झोपड़ी से बाहर चला गया, फिर हाथ हिलाकर उसे दूर रख दिया। तुम दोनों यहीं ट्रेनिंग कर सकते हो, मैं जाकर देखता हूँ, निंग ने ऊंची आवाज में कहा। जी हाँ गुरुजी, सु यूजी और दावलॉर्ड नाया दोनों ने ऊंची आवाज में पुकारा। चलो चलें। निंग तुरंत दावलॉर्ड थंडरहीट के साथ चलने लगा। ईस्ट्रोड संप्रदाय के एक पार्श्व हॉल को नाइनडस्ट संप्रदाय के दूत के स्वागत के लिए तैयार किया गया था। ईस्ट्रोड संप्रदाय के बड़ी संख्या में अनुयायी पहले ही यहाँ एकत्रित हो चुके थे। निंग को एक पार्श्व द्वार से अंदर लाया गया। वह चुपचाप पिछली पंक्ति में बैठ गया और चुपचाप देखता रहा। नाइनडस्ट संप्रदाय के दूत, आप ईस्ट्रोड संप्रदाय में क्यों आए हैं? दावलॉर्ड थंडरहीट ने ऊंचे स्थान पर बैठे हुए कहा। बस, उसके सामने खड़ी अग्नि कवचधारी आकृति ने ठंडे स्वर में कहा। हम तुम्हें जिंदा रहने का मौका दे रहे हैं। अगर तुम तुरंत ईस्ट्रोड क्षेत्र खाली कर दोगे तो तुम सब जिंदा बच पाओगे।
लेकिन अगर तुम पलटवार करोगे तो तुम्हारा सफाया हो जाएगा। उसे लानत है। उसने हिम्मत की। तुरंत ही हॉल में मौजूद सभी शिष्य गुस्से से दहाड़ने और चिल्लाने लगे। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि नाइनडस्ट संप्रदाय इतना निर्दयी व्यवहार करेगा। ये सेक्लॉर्ड ही थे जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से यह संदेश पहुंचाने के लिए कहा था, या तो तुम ईस्टरोड संप्रदाय से निकल जाओ या मर जाओ। अग्नि कवचधारी व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने अपना संदेश दे दिया है। अब तुम पर निर्भर है कि तुम क्या चुनते हो। 10 साल बाद अगर ईस्टरोड संप्रदाय इस क्षेत्र में अभी भी मौजूद है तो तुम बस मौत का इंतजार कर सकते हो। संदेश सुनाकर वह मुड़ा और चला गया। वह ऐसे ही जाना चाहता है, ठीक यहीं रुको। ईस्टरोड संप्रदाय का एक क्रोधित शिष्य उसका रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ा। उसे जाने दो, डाउलॉर्ड थंडरहीट ने ठंडे स्वर में कहा। ईस्टरोड के शिष्यों के पास अपना गुस्सा दबाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं क्लोनिंग तकनीक का प्रशिक्षण लेता हूँ। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। आग जैसे कवच वाले आदमी ने ठंडी हंसी हंसी फिर अकड़कर चला गया। डाउलॉर्ड थंडरहीट उसे चुपचाप जाते हुए देख रहा था। वह किसी विश्व स्तरीय साधक पर गुस्सा नहीं करने वाला था। वह तो नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड पर गुस्सा था, साथ ही दाववादी डार्कनॉर्थ। डाउलॉर्ड थंडरहीट ने बैठे हुए निंग की ओर देखा। मैंने सब कुछ देखा। निंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उन्हें आने दो, मैं यहाँ 10,000 सालों से निंगडस्ट संप्रदाय के आने का इंतजार कर रहा हूँ। डाउलॉर्ड थंडरहीट थोड़ा शांत हुआ। आपके शब्दों ने मुझे निश्चिंत कर दिया है, साथी दाववादी। पुस्तक 30, अध्याय 6, अकेले संघर्ष। अराजक अंतरिक्ष के अंधेरे शून्य के भीतर एक विशाल किरण मंदिर तैर रहा था और उसके अंदर साधकों का एक विस्मयकारी समूह था। मंदिर के सबसे ऊंचे स्थान पर चांदी के वस्त्र पहने एक व्यक्ति बैठा था। वह नाइनडस्ट संप्रदाय का स्वामी था और आसपास के कई प्रदेशों में उसका नाम प्रसिद्ध था। अनगिनत जीव उसके सामने दंडवत करते थे और उसके मताधिकार पर जीवन यापन करते थे, और उसकी दुष्टता और उसकी शक्ति उसके आसपास के साधकों को बहुत पहले ही ज्ञात हो चुकी थी, जिससे उनके हृदय में भय व्याप्त हो गया था। उसके नीचे 3 आकृतियां खड़ी थीं जो नाइनडस्ट संप्रदाय के 3 उप संप्रदाय स्वामी थे। संप्रदाय स्वामी, 3 उप संप्रदाय स्वामियों में से एक, डाउलॉर्ड ग्रेसफुल बोला। 10 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन ईस्टरोड संप्रदाय ने जाने से इनकार कर दिया है। हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम्हें सचमुच पूछने की जरूरत है? बेशक हम हमला करेंगे, हम उन्हें मिटा देंगे, पत्थर जैसे शरीर वाले डाउलॉर्ड ब्रूटफ्लेम ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। डाउलॉर्ड ईस्टरोड के बिना ईस्टरोड संप्रदाय हमारे नाइनडस्ट संप्रदाय का मुकाबला कैसे कर सकता है? सुंदर और आकर्षक डाउलॉर्ड क्लेवरसोल भौंकते हुए बोला। ब्रूटफ्लेम पैट्रियार्क ईस्टरोड एक असाधारण रूप से शक्तिशाली व्यक्ति था और उसका अड्डा निस्संदेह कई भयानक संरचनाओं से भरा हुआ है। हमने जबरदस्ती का प्रयास किया और अगर हम सफल होते तो अच्छा होता, लेकिन बलपूर्वक हमला, केवल सेक्लॉर्ड ही ऐसा कर सकता है। अगर हम कोशिश करते तो हम तीनों की जान जा सकती थी। तीनों उप संप्रदाय प्रभु चौथे चरण के डाउलॉर्ड थे, जिनमें डाउलॉर्ड क्लेवरसोल सबसे शक्तिशाली था और अन्य 2 कमजोर थे। बस, नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है, इसलिए हम उन्हें बाहर निकालेंगे। तीनों उप संप्रदाय स्वामी, खासकर डाउलॉर्ड्स क्लेवरसोल और ग्रेसफुल, सभी चौंक गए। डाउलॉर्ड क्लेवरसोल ने चिल्लाकर कहा, बाकी सब एक पल के लिए शांत हो जाओ। समझ गया। उनके नीचे खड़े अन्य डाउलॉर्ड और विश्व स्तरीय साधक उलझन में होने के बावजूद चले गए। सेक्लॉर्ड, डाउलॉर्ड क्लेवरसोल ने नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। सेक्लॉर्ड, क्या आप ईस्टरोड संप्रदाय पर कुछ ज्यादा ही अड़े हुए हैं? पहले आपने उनके एक डाउलॉर्ड को मार डाला, फिर उस पर नजर रखने के लिए पूरे मंदिर को ईस्टरोड एवरवर्ल्ड में स्थानांतरित कर दिया, और अब आप उस पर बलपूर्वक हमला करने की योजना बना रहे हैं। ईस्टरोड संप्रदाय पहले से ही अविश्वसनीय रूप से कमजोर है। हमें केवल उसे घेरने की जरूरत है, उस पर हमला करने की नहीं। अंततः उन्हें बाहर आना ही होगा, जब तक कि वे खुद को कभी परखने और कभी साहसिक कार्यों पर जाने का विकल्प न चुनें। अगर ऐसा है तो समय के साथ उनका संप्रदाय और भी कमजोर होता जाएगा। कुछ अराजकता चक्रों में वे खत्म हो जाएंगे। हम बलपूर्वक हमला करने का जोखिम क्यों उठाएं? सहमत? सेक्लॉर्ड, क्या हम शायद थोड़ी ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं? डाउलॉर्ड ग्रेसफुल ने पूछा। उन सभी को लगा कि यह थोड़ी ज्यादा ही जल्दबाजी थी। वे ईस्टरोड सेक्ट को यहीं फंसाए रखते हुए पूरे ईस्टरोड क्षेत्र पर कब्जा कर सकते थे। हालांकि सेक्लॉर्ड ने असल में हमला करने पर जोर दिया। अब जब पुराने सेक्लॉर्ड का निधन हो गया है तो आप तीनों को लग रहा होगा कि मैं सहज और दयालु किस्म का व्यक्ति हूँ, है ना? आप मानते हैं कि मेरे आदेशों का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है ना? नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। हम हिम्मत नहीं करेंगे, तीनों उप सेक्टरलॉर्डों ने सम्मानपूर्वक कहा। चूंकि तुम अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सकते, तो जाओ और मेरे आदेशों का पालन करो। ईस्टरोड संप्रदाय की ओर बढ़ो, नाइनडस्ट संप्रदाय का स्वामी चिल्लाया। स्वीकार किया गया। तीनों उप सेक्टर लॉर्ड्स के पास आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ईस्टरोड संप्रदाय की ओर प्रस्थान करो। जल्द ही यह आदेश पूरे संप्रदाय में फैल गया और विशाल ग्रे मंदिर ईस्टरोड एवरवर्ल्ड के ओर करीब आने लगा। गड़गड़ाहट। विशाल धूसर मंदिर ईस्टरोड संप्रदाय की विश्व झिल्ली को भेदता हुआ फिर एक विशाल उड़ते हुए पर्वत की तरह उसके आकाश में उड़ता हुआ सीधे ईस्टरोड संप्रदाय की ओर बढ़ा। उसने जो कुछ भी कर रहा था उसे छिपाने या छुपाने की जरा भी कोशिश नहीं की। यह नाइनडस्ट संप्रदाय का मंदिर है, नाइनडस्ट संप्रदाय का नाइनडस्ट तीर्थस्थल। ईस्टरोड एवरवर्ल्ड के कई साधकों ने सिर उठाकर उसे देखा, उनके दिल सदमे से भर गए।
उन्हें पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। चल चल चल, फौरन बाहर निकल, चलो ईस्टरोड संप्रदाय पर चलते हैं और सुरक्षित दूरी से देखते हैं कि क्या होता है। नाइनडस्ट संप्रदाय और ईस्टरोड संप्रदाय के बीच ये लड़ाई इन क्षेत्रों में कई अराजकता चक्रों में सबसे बड़ी लड़ाई होगी। हम इसे किसी भी तरह से चूक नहीं सकते। ईस्टर रोड संप्रदाय का शायद सफाया हो जाएगा। इस तमाशे को हम किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। वर्षों से ईस्टर रोड संप्रदाय ने जो गहरी नींव जमा की है, उसे देखते हुए यह शायद बिना लड़े नहीं मरेगा। मेरा अनुमान है कि नाइनडस्ट संप्रदाय के 1-2 डाउनलॉर्ड भी मर जाएंगे। ये सभी साधक आपस में उत्साह से बातें करते हुए चुपचाप ईस्टरोड संप्रदाय की ओर उड़ रहे थे, इस युद्ध को देखने की तैयारी में। अगर वे इस तरह की लड़ाई से चूक जाते तो उन्हें अंतहीन पछतावे का सामना करना पड़ता। वे आ रहे हैं, नाइनडस्ट संप्रदाय आ रहा है। नाइनडस्ट संप्रदाय अपना मुख्य आधार नाइनडस्ट तीर्थस्थान लेकर आया है। ये बात ईस्टरोड संप्रदाय में जंगल की आग की तरह फैल गई और वहां हड़कंप मच गया। उसके कई अनुयायी स्तब्ध और बेचैन थे। हालांकि उन्हें बहुत पहले से पता था कि ऐसा दिन आएगा और डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ नामक कोई व्यक्ति उनकी सहायता के लिए आया है। लेकिन अब जब वह दिन आ ही गया था तो वे घबराहट और भय से खुद को रोक नहीं पाए। नाइनडस्ट संप्रदाय की शक्ति अद्भुत थी। उसकी प्रसिद्धि और शक्ति आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध थी। साथ ही दाववादी डार्कनॉर्थ डाउलॉर्ड थंडरहीट निंग से सहायता मांगने के लिए सीधे शून्य पथ की ओर बढ़ा। क्या वे आ गए हैं? निंग, पिलसिंट, सु यूजी और नाया सभी बाहर आ गए। नाइनडस्ट संप्रदाय का मुख्य आधार नाइनडस्ट तीर्थ सीधे हमारी ओर उड़ रहा है। डाउलॉर्ड थंडरहीट ने अपना गला साफ किया, जाहिर तौर पर काफी घबराया हुआ। वे टेलीपोर्टेशन या किसी छुपे तरीके से कोई ब्लिट्ज़क्रेग करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे बस सीधे हमारी ओर उड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि कई साधकों ने उन्हें पहले ही देख लिया होगा। नाइनडस्ट संप्रदाय अपनी संभावनाओं को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। निंग ने सिर हिलाया। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम्हें मेरे सभी आदेशों का पालन करना होगा। ठीक है, डाउलॉर्ड थंडरहीट ने सिर हिलाया। मैं हमारे संप्रदाय के बाहर नाइनडस्ट संप्रदाय से मिलने जाऊंगा। निंग मुस्कुराया। संप्रदाय के बाहर? डाउलॉर्ड थंडरहीट चौंक गया। तुम नहीं जा सकते। अगर तुम बाहर गए तो सेनाएं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगी। अगर मैं उनके सामने नहीं टिक पाया तो मैं स्वाभाविक रूप से ईस्टरोड संप्रदाय की संरचनाओं के सुरक्षात्मक आलिंगन में वापस चला जाऊंगा। निंग मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं अपनी हद पार नहीं करूंगा। निंग को रोकने में असमर्थ डाउलॉर्ड थंडरहीट केवल इतना कह सका, साथ ही दाववादी डार्कनॉर्थ, आपको सावधान रहना होगा। मैं ईस्टरोड संप्रदाय की रक्षा करने वाली सुरक्षा और संरचनाओं को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। डाउलॉर्ड, इस लड़ाई के लिए इसकी संरचनाओं पर नियंत्रण बनाए रखना बेहद जरूरी होगा, निंग ने कहा। इस बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, डाउलॉर्ड थंडरहीट ने कहा। निंग ने अपना सिर घुमाकर नाया, पिलसेंट और सु यूजी की तरफ देखा, फिर मुस्कुराया। तुम तीनों को इस लड़ाई में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम मेरी जमीन जगत में आना चाहोगे या बाहर से देखना चाहोगे? मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल, सु यूजी ने जल्दी से कहा। मैं ऐसी लड़ाई कैसे छोड़ सकता हूँ? पिलसेंट ने अपना सिर हिलाया। डाउलॉर्ड नाया ने कुछ नहीं कहा। वह बस सु यूजी के पास खड़ी रही और निंग को देखती रही। निंग हंसा। शायद ऐसा ही हो, लेकिन अगर हालात खतरनाक हो जाएं तो तुम्हें मेरी जायदाद की दुनिया में आना होगा। तुम सब बहुत कमजोर हो। आखिरकार जब असली लड़ाई शुरू होगी तो निंडस्ट सेक्लॉर्ड शायद एक ही वार में तुम सबको खत्म कर देगा। अंत में वे पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं थे। निंग के पास हेगेमॉन का कवच और एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता दोनों थे, और उसके पास 9 नवीनता कलाएं भी थीं। यही कारण था कि उसने कोंगसन और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड जैसे लोगों से भिड़ने का साहस किया। नाया जैसे डाउनलॉर्ड्स एक ही वार में खत्म हो जाएंगे। शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा था। हम सभी आपके आदेश का पालन करेंगे गुरुजी, सु यूजी ने तुरंत वादा किया। तो अब मैं जा रहा हूँ, निंग ने सिर हिलाकर कहा और उड़ गया। डाउलॉर्ड थंडरहीट, सु यूजी और ईस्टरोड संप्रदाय के सभी शिष्य निंग को जाते हुए देख रहे थे। उनके दिल घबराहट से भर गए थे। मुझे बस इस बात की चिंता है कि यह डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ नाइनडस्ट संप्रदाय द्वारा पल भर में ही मार दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हम सचमुच बर्बाद हो जाएंगे। हम और कुछ नहीं कर सकते। हमें डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ पर विश्वास रखना होगा। ईस्टरोड संप्रदाय के अनुयायियों के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। निंग ईस्टरोड संप्रदाय से बाहर निकला और आसपास के इलाके पर नजर दौड़ाई। कुछ 100 किलोमीटर दूर एक पर्वत शिखर दिखाई देने पर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उस पर्वत की चोटी पर जाकर खड़ा हो गया। तो आखिरकार ये जंग आ ही गई। निंग पहाड़ की चोटी पर एक चट्टान पर बैठ गया और दूर क्षितिज को घूरने लगा। उसकी आंखों में आग की एक झलक झलक रही थी। जंग लड़ने की एक तीव्र इच्छा। मैंने अब अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव में शामिल सभी 5 सर्वोच्च दाव में सफलता हासिल कर ली है। हालांकि मैं उन्हें एक और भी मजबूत ओमेगा स्वॉर्ड दाव में मिलाने की हर कोशिश में नाकाम रहा हूँ। निंग ने भौहें चढ़ाईं। शून्य मार्ग वास्तव में उसके लिए काफी मददगार रहा था। ईस्टरोड संप्रदाय में आने से पहले निंग ने अपने केवल 2 सर्वोच्च दाव में ही सफलता हासिल की थी, रक्त बूंद तलवार इरादा और यिन यांग तलवार इरादा। यिन यांग तलवार अभिप्राय में सफलता स्वाभाविक रूप से मिली थी जब वह डाउलॉर्ड कोंगसन के विरुद्ध युद्ध के बाद ईस्टरोड संप्रदाय की ओर तेजी से बढ़ रहा था। जहां तक अन्य 3 सर्वोच्च दाव की बात है, उसने ये सफलताएं शून्य मार्ग में बिताए 10,000 वर्षों के दौरान प्राप्त की थीं।
दुर्भाग्य से उनका उपयोग करके एक और भी उच्च स्तरीय ओमेगा तलवार दाव बनाने के लिए उस क्षणिक बोध क्षण एक यूरेका क्षण की आवश्यकता थी। अंततः केवल साधना के माध्यम से ही कोई शिखर तक नहीं पहुंच सकता। शायद ये युद्ध मुझे अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का अवसर देगा। एक बार जब मैं अपने दूसरे चरण के ओमेगा स्वॉर्ड दाव में निपुण हो जाऊंगा तो मैं दूसरे चरण का दाव लॉर्ड बन सकूंगा। निंग उस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह कोंगसान से युद्ध के समय की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली था, लेकिन उसने कोई वास्तविक परिवर्तनकारी सफलता हासिल नहीं की थी। उसे सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाली किसी चीज की सख्त जरूरत थी। गड़गड़ाहट। विशाल ग्रे मंदिर अंततः क्षितिज में प्रकट हुआ। जैसे ही वह ईस्टरोड संप्रदाय की ओर उड़ रहा था, वहां है, नाइन डस्ट संप्रदाय आ गया है, वे यहाँ हैं। कई साधक दूर छिपे हुए थे जो मंदिर से पहले ही पहुंचने के लिए टेलीपोर्ट कर चुके थे। विशाल धूसर मंदिर अचानक हवा में रुक गया। नाइन डस्ट संप्रदाय के डाउलॉर्ड और उसके साधक अपने सिंहासन पर विराजमान नाइन डस्ट संप्रदाय के स्वामी की तरह दूर तक देखने लगे। उनकी निगाहें लगभग तुरंत उस पर्वत शिखर की ओर मुड़ गईं जो ईस्टरोड संप्रदाय के ठीक सामने था। उस पर्वत शिखर पर एक श्वेत वस्त्रधारी युवक था जिसकी पीठ पर एक काला आवरण था, और वह युवक खड़ा हो गया और उन्हें घूरने लगा। दूसरे चरण का एक डाउलॉर्ड, नाइन डस्ट संप्रदाय के स्वामी ने धीरे से कहा। दूसरे चरण का एक छोटा सा डाउलॉर्ड वास्तव में ईस्टरोड संप्रदाय की ओर हमारी प्रगति को रोकने की हिम्मत करता है, मेरे नाइन डस्ट संप्रदाय को रोकने की। पुस्तक 30 अध्याय 7 हमला। सेक्टलॉर्ड। डाउलॉर्ड क्लेवरमाइंड ने नाइन डस्ट सेक्टलॉर्ड की ओर देखा। यह आदमी तो बस सेकंड स्टेप का डाउलॉर्ड है, इसे पता है कि हम आ गए हैं, फिर भी यह उनके दरवाजों के सामने खड़े होने की हिम्मत करता है। ये साफ तौर पर हमें दुश्मन समझ रहा है। चलो हम अपने किसी भाई को भेजकर उसका सफाया कर देते हैं। नाइन डस्ट सेक्टलॉर्ड ने शांति से सहमति जताई। अपनी हैसियत को देखते हुए वह दूसरे चरण के एक साधारण डाउलॉर्ड का सम्मान कैसे कर सकता था। भाई हुजेन, डाउलॉर्ड क्लेवरमाइंड ने तुरंत नीचे देखा। इस दूसरे चरण के डाउलॉर्ड से छुटकारा पाने के लिए मुझे तुम्हें बहुत कष्ट देना होगा। तुम हमारे पहले हमलावर हो और इसलिए इस जीत में तुम्हें निर्णायक भूमिका निभानी होगी। उन्हें चौंका दो और भयभीत कर दो। उन्हें यह एहसास दिला दो कि समर्पण और समर्पण ही सही निर्णय है और अवज्ञा केवल मृत्यु की ओर ले जाती है। समझ गया, डाउलॉर्ड हुजेन ने आदरपूर्वक कहा। वह संप्रदाय के तीसरे चरण के 3 डाउलॉर्ड्स में से एक था और एक बहुत ही दुर्जेय योद्धा था। वाह! डाउलॉर्ड हुजेन तुरंत नाइन डस्ट तीरथ से बाहर निकला और जी निंग को लेकर दूर स्थित पर्वत शिखर की ओर उड़ चला। कौन है वो? वह सफेद वस्त्रधारी युवक सचमुच ईस्टरोड संप्रदाय के सामने खड़े होकर नाइन डस्ट संप्रदाय का रास्ता रोकने की हिम्मत कर रहा है। वह थोड़ा ज्यादा ही धीट हो रहा है ना? अगर मेरी इंद्रियां सही हैं, तो वह केवल दूसरे चरण का एक डाउलॉर्ड प्रतीत होता है। दूर से देख रहे सभी साधक निंग को उत्सुकता से घूर रहे थे। अब जब निंडस्ट मंदिर इस जगह पर उतर आया था तो दूसरे चरण के डाउलॉर्ड का उसके रास्ते में खड़ा होना बेमानी था। यह ऐसा था जैसे कोई झिंगुर गाड़ी के रास्ते में खड़ा होने की कोशिश कर रहा हो। ये सब डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ पर निर्भर होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ वाकई उतना ही शक्तिशाली है जितना वह दावा करता है, या वह सिर्फ शेख ही बघार रहा है। खैर, मुझे तो बस सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। उफ, चलो बस देखते हैं और देखते हैं। ईस्टरोड संप्रदाय के सभी अनुयायी बहुत घबरा गए, खासकर जब उन्होंने उस विशाल मंदिर को अपने सामने हवा में लटकते देखा। क्या डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ सचमुच उनका सामना कर पाएगा? साथ ही दाववादी डार्कनॉर्थ। डाउलॉर्ड थंडरहीट चुपचाप देख रहा था। वह किसी और से ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि पूरे ईस्टरोड संप्रदाय की रक्षा और संचालन की जिम्मेदारी उसी पर थी। उसने ही निंग पर भरोसा करने का फैसला किया था। निंग पहाड़ की चोटी पर खड़ा एक डाउलॉर्ड को अपनी ओर उड़ते हुए देख रहा था, जिसके वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। डाउलॉर्ड ने दूर से पुकारा, मैं नाइन डस्ट संप्रदाय का डाउलॉर्ड हुजेन हूँ। सुनो बच्चे, नाइन डस्ट संप्रदाय ईस्टरोड संप्रदाय को वश में करने आया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रास्ते में आकर हमें परेशान करने की? क्या तुम सचमुच जीने से थक गए हो? मैं तुम्हें जीने का एक मौका देता हूँ। तुरंत हमारे सामने समर्पण कर दो और हमारे साथ आ जाओ। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना आज ही तुम्हारी मौत है। उसकी आवाज जोर से उठी और आसमान में गूंज उठी। जाहिर है वह एक शानदार प्रदर्शन करने के लिए ऐसा कर रहा था। जैसा कि डाउलॉर्ड क्लेवरमाइंड ने निर्देश दिया था, वह ईस्टरोड संप्रदाय को चौंका देगा और भयभीत कर देगा, जिसका आदर्श परिणाम ये होगा कि वे भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर देंगे। हाँ, निंग पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान थी और उसकी आवाज भी आसमान में गूंज रही थी। डाउलॉर्ड हुजेन, हाँ, अगर तुम मेरे अधीन होना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपना अनुचर मान लूंगा। अगर तुम हमला करोगे तो अभी और यहीं मर जाओगे। क्या मजाक है? तो फिर जाओ अपनी मौत के मुंह में। डाउलॉर्ड हुसैन ने गुस्से से हंसते हुए दूर से इशारा किया। धमाका। आसमान में लकड़ी के तख्तों की एक श्रृंखला दिखाई दी जो 1000 से ज्यादा तख्तों में तब्दील हो गईं। हर एक तख्ता जटिल दिव्य रूनों से ढका हुआ था। जाहिर है ये बेहद शक्तिशाली जादुई खजानों का एक समूह था। दिव्य रून कांपने लगे, जिससे 1000 से ज्यादा लकड़ी के तख्तों से तुरंत नीली तलवार जैसी रोशनी की एक धारा बन गई जो आसमान से होते हुए निंग की ओर तेजी से बढ़ रही थी। निंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। जैसे ही तलवार की नीली रोशनी उसके शरीर तक पहुंची, उसने हाथ हिलाया। धमाका। तलवार की नीली रोशनी सचमुच फटकर बिखर गई। क्या? दूर खड़े डाउलॉर्ड हुजेन का चेहरा पीला पड़ गया। तो फिर मर जाओ।
निम की निगाहें ठंडी पड़ गईं। देखते ही देखते उनके आसपास की दुनिया अंधेरी हो गई और तलवार की नीयत की धाराएं हवा से प्रकट होने लगीं। भयानक तलवार की नीयत तलवार की रोशनी में बदल गई जो डाउलॉर्ड हुसैन के चारों ओर घूम गई। और फिर फुसफुसाहट, तलवार की रोशनी ने उसे अनगिनत चक्की के पाटों की तरह चकनाचूर कर दिया। नहीं नहीं, डाउलॉर्ड हुसैन के चेहरे पर भय का भाव था। वह अपने जादुई खजानों का इस्तेमाल बचाव के लिए करना चाहता था, लेकिन छींटे पड़े। तलवार की रोशनी की हजारों धारियां उसके चारों ओर घूम गईं और उसके शरीर को कुचलती चली गईं। उसके दिव्य शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसकी सच्ची आत्मा को छिन्न भिन्न कर दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। निम एक कदम आगे बढ़ा और आकाश में उस जगह के पास खड़ा हो गया जहां डाउलॉर्ड हुसैन की मृत्यु हुई थी। हाथ हिलाकर उसने डाउलॉर्ड हुसैन द्वारा छोड़े गए खजानों को अपने कब्जे में ले लिया। आकाश में एक तेज हवा बह रही थी जो उसके वस्त्रों को हिला रही थी। निम इस युद्ध का उपयोग अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव को और बेहतर बनाने के लिए करना चाहता था। वह युद्ध से कैसे डर सकता था। सफेद वस्त्र पहने निंग ने अपना सिर उठाकर दूर विशाल दूसर मंदिर को देखा। उसने ठंडे स्वर में कहा, नाइन डस्ट सेक्ट, अगर तुम अभी चले जाओ तो अपनी जान बचा पाओगे, वरना मैं ईस्टरोड सेक्ट के परिसर में घुसने की हिम्मत करने वालों को मार डालूंगा। जितने भी लोग अतिक्रमण करने की हिम्मत करें उन्हें मार डालें। जितने भी लोग अतिक्रमण करने की हिम्मत करें उन्हें मार डालें। उनकी वाणी अमर ऊर्जा से भरी हुई थी और आकाश में गूंज उठी, पूरी दुनिया में गूंज उठी। दूर से ये सब देख रहे सभी साधक स्तब्ध रह गए। ईस्टरोड संप्रदाय और डाउलॉर्ड थंडरहीट के शिष्य अवाक रह गए और नाइन डस्ट संप्रदाय की प्रमुख शक्तियां और साधक सबसे ज्यादा स्तब्ध थे। क्या वह तीसरे चरण के डाउलॉर्ड को केवल प्रकट तलवार इरादे से मारने में सक्षम था? उसने अपनी पीठ पर काली म्यान में रखी तलवारों का इस्तेमाल भी नहीं किया। उसने नजदीकी लड़ाई में भी हिस्सा नहीं लिया। न ही उसने किसी जादुई खजाने का इस्तेमाल किया। क्या सिर्फ उसकी तलवारबाजी ही तीसरे चरण के एक डाउलॉर्ड को मारने के लिए काफी थी? लेकिन ये भयानक है। ये सेकंड सटेप का कोई साधारण डाउलॉर्ड नहीं है। ये सेकंड सटेप के सबसे अद्भुत और शक्तिशाली डाउलॉर्ड्स में से एक है। वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। ईस्टरोड संप्रदाय अब समझ गया था कि डाउलॉर्ड डकनॉर्थ में वाकई भयानक शक्ति थी। जहां तक नाइन डस्ट संप्रदाय की बात है, उसे अब समझ आ गया था कि उनके सामने खड़ा सफेद वस्त्रधारी युवक ही ईस्टरोड संप्रदाय पर उनके इरादों में सबसे बड़ी बाधा बनेगा। भाई हुसैन मालिक, नाइन डस्ट श्राइन के भीतर से कई पीड़ा भरी चीखें गूंजी और संबंधित साधक क्रोध से भर गए। जहां तक नाइन डस्ट संप्रदाय के स्वामी का प्रश्न है, उन्होंने अपने सिंहासन के ऊपर से एक हल्की हंसी निकाली। दिलचस्प, ऐसा लगता है कि द्वितीय चरण के इस डाउलॉर्ड के पास भरोसा करने लायक कुछ कौशल हैं। फिर भी अंततः वह द्वितीय चरण का एक डाउलॉर्ड ही है। चतुर मन, ग्रेसफुल, ब्रूट फ्लेम, अति आत्मविश्वासी मत बनो। हमें ईस्टरोड संप्रदाय को सड़ती हुई लकड़ी की तरह चकनाचूर करना होगा। तुम तीनों को एक साथ इस द्वितीय चरण के डाउलॉर्ड पर हमला करके उसे कुचल देना चाहिए। हम तीनों एक साथ हमला करें। डाउलॉर्ड ग्रेसफुल खुद को इसकी पुष्टि करने से नहीं रोक सका। वे डाउलॉर्ड हुसैन से अलग थे क्योंकि तीसरे चरण के डाउलॉर्ड और चौथे चरण के डाउलॉर्ड के बीच शक्ति का अंतर काफी ज्यादा था। चौथे चरण तक पहुंचने का मतलब था कि आप एक बड़ी शक्ति थे जो वस्तुतः एक निश्चित व्यक्तिगत दाव के पूर्ण शिखर पर पहुंच चुके थे। विशेष रूप से डाउलॉर्ड क्लेवरमाइंड के पास अविश्वसनीय शक्ति थी और वह चौथे चरण के साधारण डाउलॉर्ड को मारने में सक्षम था। ब्रूटफ्लेम और मेरे लिए हमला करना ही काफी है, डाउलॉर्ड ग्रेसफुल ने कहा। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम दूसरे चरण के सबसे ज्यादा ताकतवर डाउलॉर्ड से भी निपट सकते हैं। नहीं, नाइन डस्ट संप्रदाय के स्वामी ने सिर हिलाया। चलो दूसरे चरण के डाउलॉर्ड पर अब और समय बर्बाद न करें। तुम तीनों को एक साथ हमला करना चाहिए और ईस्टरोड संप्रदाय को ये समझा देना चाहिए कि प्रतिरोध व्यर्थ है। समझ गया। डाउलॉर्ड क्लेवरमाइंड, डाउलॉर्ड ग्रेसफुल और डाउलॉर्ड ब्रूटफ्लेम सभी ने सम्मानपूर्वक सहमति व्यक्त की। अगर संप्रदाय के स्वामी ने अपना मन बना लिया होता तो वे आगे बहस करने की हिम्मत नहीं करते। चलो चलें, डाउलॉर्ड क्लेवरमाइंड भौंका, फिर एक प्रकाश की लकीर में तब्दील हो गया जो बाहर उड़ गया। चलो चलें, डाउलॉर्ड्स ग्रेसफुल और ब्रूटफ्लेम उसके पीछे पीछे चले। तीनों उप सेक्टर लॉर्ड हमला कर रहे हैं। भले ही दूसरे चरण का ये डाउलॉर्ड सबसे महान प्रतिभाओं में से एक हो, फिर भी वह निश्चित रूप से मरेगा। 3 उप सेक्टर लॉर्ड संभवतः पूरे ईस्टरोड संप्रदाय को अकेले ही कुचलने के लिए पर्याप्त हैं। नाइन डस्ट तीर्थस्थल के भीतर अनेक साधक पूर्ण आत्मविश्वास से भर गए। जैसे ही तीनों मंदिर से बाहर निकले, उनके चारों ओर का आसमान तुरंत अंधेरा हो गया। गड़गड़ाहट, कृपाण प्रकाश की एक भयावह अंतहीन लकीर आसमान में छा गई और उसके किनारों पर धूसर धुंध और असीम लपटों का एक आभामंडल था। कृपाण प्रकाश, धुंध और लपटें, तीनों के दाव की शक्ति के प्रकटीकरण में ये तीनों अनगिनत किलोमीटर तक फैले आकाश में छा गए। तीनों उप संप्रदाय स्वामी अनगिनत वर्षों से आसपास के प्रदेशों में प्रसिद्ध थे और उनके दाव का प्रकटीकरण ही वहां उपस्थित सभी को अचंभित करने के लिए पर्याप्त था। नाइन डस्ट संप्रदाय वास्तव में अपने तीनों उप संप्रदाय स्वामियों को एक ही समय पर भेज रहा है। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है ना। चौथे चरण के डाउलॉर्ड का दूसरे चरण के डाउलॉर्ड से लड़ना पहले से ही बदमाशी है। 3 बनाम 1, यह कोई बदमाशी नहीं है। यह नाइन डस्ट संप्रदाय और ईस्टरोड संप्रदाय के बीच का युद्ध है। इसमें शामिल होने की हिम्मत दिखाने के लिए सिर्फ डाउलॉर्ड ही जिम्मेदार है। नाइन डस्ट संप्रदाय इस डाउलॉर्ड को एक पल में कुचलना चाहता है। दूर बैठे कई दर्शक, खासकर आसपास के इलाकों के संगठनों से जुड़े लोग, स्काउट थे जिन्हें बहुत पहले यहाँ रखा गया था।
वे सिर हिलाए बिना और आहें भरे बिना नहीं रह सके। वे जानते थे कि नाइनडस्ट संप्रदाय के 3 उपसंप्रदाय कितने भयानक रूप से शक्तिशाली थे। उनमें से हर एक अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय था। तीनों एक साथ। उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं था कि सफेद वस्त्र पहने उस लड़के के पास कोई मौका था। हवा में खड़े होकर निंग ने एक ठंडी सिसकारी भरी। गड़गड़ाहट। तलवारों की अनंत रोशनी आसमान में मानो एक विशाल बाढ़ की तरह भर गई और आकाश को ढंकते हुए तलवारों की रोशनी धुंध और लपटों की ओर टूट पड़ी। कृपाण प्रकाश, धुंध और लपटें एक दिशा से तेजी से आ रही थीं, जबकि निंग की तलवार प्रकाश का सागर दूसरी ओर से टूट रहा था। शक्ति के 2 पर्दे तेजी से टकराए। धुंधली धुंध और उन्मत्त लपटें तुरंत दब गईं, जबकि उन्मत्त कृपाण प्रकाश हवा में निंग की तलवार प्रकाश से बार बार टकरा रहा था और कोई भी दूसरे पर बढ़त हासिल नहीं कर पा रहा था। अपने अपने दाव की शक्तियां आपस में टकराती रहीं। तीनों उपसंप्रदाय के सरदार निंग की ओर हवा में देखते रहे। अब तक उन्हें एहसास हो गया था कि उनका सामना एक बहुत ही कठिन शत्रु से हो चुका है। पुस्तक 30, अध्याय 8, तीक्ष्ण। दोनों पक्ष दूर से एक दूसरे को घूर रहे थे। दाव के इस टकराव ने ही तीनों उपसंप्रदायपतियों को यह एहसास दिला दिया कि दाव की गहरी समझ के मामले में दूसरे चरण का ये साधारण दाव लॉर्ड पहले से ही दाव लॉर्ड क्लेवरमाइंड के बराबर और बाकी 2 उपसंप्रदायपतियों से श्रेष्ठ था। इससे उनका उत्साह ठंडा पड़ गया। हालांकि वे आत्मविश्वास से भरे रहे। आखिरकार दैवीय शक्ति और अमर ऊर्जा की मात्रा में बहुत बड़ा अंतर तो होगा ही। एक दूसरे चरण का दाव लॉर्ड था, बाकी चौथे चरण के दाव लॉर्ड। हमला करो, दाव लॉर्ड क्लेवरमाइंड ने मन ही मन अन्य 2 लोगों से चिल्लाकर कहा। बढ़ो। दाव लॉर्ड ब्रूटफ्लेम ने अपना सिर उठाया और एक जोरदार गर्जना की, जैसे उसका पत्थर जैसा शरीर अचानक फैल गया हो। वह 1 करोड़ किलोमीटर ऊंचे एक विशाल पत्थर के विशालकाय में बदल गया और उसके 2 विशाल पत्थर के पैर मानो स्वर्ग के खंभों की तरह जमीन पर धंस गए, जिससे धरती कांप उठी। उसकी दोनों भुजाओं में मानो स्वर्ग को नष्ट करने की शक्ति थी और वह उन्हें निंग की ओर तेजी से भेज रहा था। दिलचस्प। निंग की पीठ से एक उत्तरी धनुष तलवार उड़कर उसके हाथों में आ गिरी। वह 3 सिर 6 भुजाएं रूप में बदल गया। उसकी सभी 6 भुजाएं इस तलवार की मूठ के चारों ओर कस गईं। उसकी तलवार अचानक फैलकर विशाल हो गई और उसकी 6 भुजाओं ने उसे जोरदार वार में बाहर की ओर घुमाया। ओमेगा तलवार दाव। निंग ने अपने सभी 5 सर्वोच्च दाव में सफलता हासिल कर ली थी। हालांकि वह उन्हें एक उच्च स्तरीय ओमेगा स्वॉर्ड दाव में एकीकृत नहीं कर पाया था, फिर भी उसकी कुल युद्ध शक्ति में थोड़ा सुधार हुआ था। अब वह हर मामले में पैट्रियार्क क्लियरविंड के बराबर था, चाहे वह तेज तलवारबाजी हो, भयंकर तलवारबाजी हो या अप्रत्याशित तलवारबाजी हो। वास्तव में हर क्षेत्र में उसकी निपुणता ऐसी थी कि उसकी तलवारबाजी पैट्रियार्क क्लियरविंड को भागने पर मजबूर करने के लिए पर्याप्त थी। धमाका। तलवार की रोशनी की विशाल धार उन 2 विशाल, आकाश को उलट देने वाली भुजाओं से टकराए, जो आग की लपटों से भरी हुई थीं। एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और निंग खुद को 2 कदम पीछे हटने से नहीं रोक सका। विशाल पत्थर का दानव दाव लॉर्ड ब्रूटफ्लेम भी 1 कदम पीछे हट गया। दाव लॉर्ड ब्रूटफ्लेम एक विशिष्ट एबेरेंट जीवन रूप के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। ब्राइट शो किंगडम के तारा मानचित्रों में उसे अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध एबेरेंट के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि गति और तकनीक के मामले में वह कमजोर है, निंग ने हंसते हुए कहा। क्या दूसरे चरण का एक दाव लॉर्ड वास्तव में ब्रूटफ्लेम से सीधे लड़ने में सक्षम था? दाव लॉर्ड ग्रेसफुल आश्चर्यचकित था। अच्छा नहीं। दाव लॉर्ड क्लेवरमाइंड का चेहरा पीला पड़ गया। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर वह पूरी ताकत से भी वार करे तो भी दाव लॉर्ड ब्रूटफ्लेम से सीधे मुकाबले में वह नुकसान में ही रहेगा। ये तुम पर निर्भर करेगा, दाव लॉर्ड क्लेवरमाइंड, दाव लॉर्ड ग्रेसफुल ने मन ही मन कहा। अचानक एक अविश्वसनीय रूप से घना काला कोहरा उठा जिसने तुरंत आसपास के क्षेत्र को ढक लिया, जिसे निंग के दाव की आभा भी नहीं छट सकी। ऐसा लग रहा था जैसे उस काले कोहरे में कुछ तैर रहा हो जो लगभग तुरंत ही प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ गया। ओह कोमल, इन सिद्धांतों का उपयोग करने की प्रतियोगिता। निंग की 6 उत्तर धनुष तलवारें म्यान से बाहर निकल आईं और उसने अपनी 6 भुजाओं में से प्रत्येक में एक तलवार पकड़ ली, जिससे तलवार की रोशनी बाहर की ओर बहने लगी और आसानी से तकनीक से बचाव हो गया। तो फिर मर जाओ। तीनों में सबसे शक्तिशाली दाव लॉर्ड क्लेवरमाइंड अपने हाथों में 6 युद्ध हथौड़ों के साथ सीधे निंग की ओर बढ़ा। निंग का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। हालांकि दाव लॉर्ड क्लेवरमाइंड के नाम से छल कपट का आभास होता था, उसकी युद्ध शैली पूरी तरह से क्रूर और प्रभावशाली थी, लेकिन दाव लॉर्ड ब्रूटफ्लेम के क्रूर बल प्रयोग से बिल्कुल अलग। दाव लॉर्ड क्लेवरमाइंड में कोई भी स्पष्ट दोष नहीं था। बहुत बढ़िया। नाइनडस्ट संप्रदाय मुझे वही दे रहा है जो मैं चाहता हूँ। मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझे अपने जैसे दुश्मनों से थोड़ा जूझने का मौका मिलेगा और देखना होगा कि क्या मैं अपना ओमेगा स्वॉर्ड दाव विकसित कर सकता हूँ। निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। किसने सोचा था कि वे अपने 3 उपसंप्रदायों को एक साथ लड़ने के लिए भेजेंगे? तीनों का एक साथ होना निंग पर भी दबाव डालेगा। चलो ऐसा करते हैं। निंग आगे बढ़ा। मार डालो। दाव लॉर्ड क्लेवरमाइंड ने सीधे निंग की ओर गोली चलाई। दूर बैठे दाव लॉर्ड ग्रेसफुल ने दूर से ही अपने जादुई खजानों को नियंत्रित किया और निंग पर लंबी दूरी के हमले किए। वह एक की रिफाइनर था, इसलिए नजदीकी मुकाबले में उतना कुशल नहीं था। जहां तक दाव लॉर्ड ब्रूटफ्लेम की बात है, उसने अपनी विशाल मुठियों से बार बार निंग पर प्रहार किया। हर बार निंग के ओमेगा हेवन ब्रेकर हमले जैसा था। निंग को भी उससे सावधान रहना पड़ा। कुछ देर के लिए ईस्टरोड संप्रदाय के बाहर का दृश्य पूरी तरह से अराजकता का था। हर तरफ काली धुंध छाई हुई थी और एक विशाल दानव हर दिशा में उन्मत्त हमले कर रहा था।
इस लड़ाई के केंद्र में नाइन डस्ट संप्रदाय के नंबर 1 उप संप्रदाय डाउलॉर्ड क्लेवरमाइंड और एक सफेद वस्त्रधारी युवक के बीच युद्ध था। निम्न के चारों ओर विशाल युद्ध हथौड़ों के एक साथ जुड़कर बिजली के एक पिंजरे में तब्दील होते ही हवा में गड़गड़ाहट और बिजली कड़कने लगी, जिसकी 6 तलवारें अथाह रहस्यमयी शक्ति से प्रहार कर रही थीं। कभी वे तैरते हुए ड्रैगन की तरह अथाह होती, तो कभी वे ज्वालामुखियों की तरह विस्फोटक। हर लिहाज से वह डाउलॉर्ड क्लेवरमाइंड जितना ही शक्तिशाली था। हालांकि डाउलॉर्ड ग्रेसफुल और डाउलॉर्ड ब्रूटफ्लेम ने किनारे से हमले जारी रखे, जिससे निम्न का ध्यान भटक गया और ऐसा लगा कि वह लगातार नुकसान में है। ये सफेद वस्त्रधारी डाउलॉर्ड सचमुच बहुत शक्तिशाली है। वह नाइन डस्ट संप्रदाय के 3 उप संप्रदायों से लड़कर उन्हें धूल चटा सकता है। प्रभावशाली। दूसरे चरण के एक डाउलॉर्ड के पास इतनी शक्ति होने का मतलब है कि वह निश्चित रूप से दुनिया के सबसे अद्भुत शक्तिशाली डाउलॉर्ड्स में से एक है। मैंने पहले भी ऐसे राक्षसों के बारे में सुना है, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। आज मैंने वाकई कुछ खास देखा है। ऐसा लगता है कि नाइन डस्ट संप्रदाय के लिए ईस्टरोड संप्रदाय पर कब्जा करना इतना आसान नहीं होगा। दूर खड़े दर्शक साधक, खासकर दूसरे संगठनों के जासूस, एक दूसरे से मन ही मन बुदबुदा रहे थे। इस श्वेत वस्त्रधारी डाउलॉर्ड की मौजूदगी में ईस्टरोड संप्रदाय पर विजय पाना कोई आसान काम नहीं होगा। ये तो मुसीबत बन जाएगा। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड ने दूर से देखते हुए भौहें चढ़ाईं। ईस्टरोड संप्रदाय पर कब्जा करना वाकई इतना आसान नहीं होगा। ये बच्चा साफ तौर पर सेकंड स्टेप का एक डाउलॉर्ड था, लेकिन ताकत में वह पहले से ही डाउलॉर्ड क्लेवरमाइंड के बराबर था। बाहरी दुनिया में नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, लेकिन ये सफेद वस्त्रधारी डाउलॉर्ड इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड से नजदीकी मुकाबला करे। इतनी ताकत वाला कोई भी डाउलॉर्ड इतना मूर्ख नहीं हो सकता। एक बार नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड शामिल हो गया तो सफेद वस्त्रधारी डाउलॉर्ड शायद ईस्टरोड संप्रदाय की संरचनाओं के सुरक्षात्मक आलिंगन में वापस चला जाएगा। एक बार जब उसे पैट्रियार्क ईस्टरोड द्वारा व्यक्तिगत रूप से छोड़ी गई संरचनाओं द्वारा सुदृढ़ किया गया तो चीजें पूरी तरह से अलग हो गईं। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड को ईस्टरोड संप्रदाय के भीतर उस सफेद वस्त्रधारी डाउलॉर्ड को मारने में सक्षम होने का भरोसा नहीं था। सामान्यतः केवल तभी जब 2 संप्रदायों के बीच शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा हो, कोई एक दूसरे पर कब्जा कर सकता था। आमतौर पर प्रत्येक समूह को घेरने वाली सुरक्षात्मक संरचनाएं शक्ति के किसी भी अंतर को कम करने के लिए पर्याप्त होती थीं। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्ड सचमुच शक्तिशाली है। वह वास्तव में एक साथ 3 से लड़ने और उनके तीनों उप संप्रदायों को रोकने में सक्षम है। ऐसी शक्ति के साथ अगर उसे हमारी संरचनाओं का बल मिले तो वह शायद नाइन डस्ट संप्रदाय के स्वामी को भी रोक सकेगा। नाइन डस्ट संप्रदाय के सभी शिष्य काफी उत्साहित थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इस लड़ाई में डाउलॉर्ड डार्कनॉर्ड को नुकसान हो रहा था, लेकिन एक साथ तीनों का सामना कर पाना उसकी ताकत का प्रमाण था। डाउलॉर्ड थंडरहीट के चेहरे पर खुशी के भाव थे, लेकिन फिर अचानक उसकी भौहें तन गईं। रुको, मुझे याद है डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ ने कहा था कि वह अपनी गुप्त कलाओं की बदौलत डाउलॉर्ड नाया को एक ही वार में हरा सकता है। मैंने उसे अभी तक कोई गुप्त कला इस्तेमाल करते क्यों नहीं देखा? निंग ने पहले बताया था कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी गुप्त कलाओं में है। अगर वह पहले से ही नजदीकी मुकाबले में इतना शक्तिशाली है तो उन गुप्त कलाओं का उपयोग करने के बाद वह कितना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। डाउलॉर्ड थंडरहीट ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। अद्भुत, 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 अद्भुत। फिर से निंग जी जान से लड़ रहा था। वह 9 नवीनता कलाओं का इस्तेमाल करके इसे बहुत पहले ही खत्म कर सकता था, लेकिन यह उबाऊ होता। अगर उसे बस कछुआ बनकर रहना था तो वह संप्रदाय के अंदर ही रह सकता था। वह बाहर इसलिए आया क्योंकि वह लड़ना चाहता था, खुद को संयमित करना चाहता था, अपने कौशल को निखारना चाहता था और अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव को निखारना चाहता था। 3 उप संप्रदाय स्वामियों के खिलाफ ये लड़ाई ठीक यही कर रही थी और खास तौर पर डाउलॉर्ड क्लेवरमाइंड उस पर काफी दबाव डाल रहा था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ रही थी उसे स्वाभाविक रूप से तलवारबाजी की कुछ समझ मिल रही थी। हा, शानदार, बस शानदार। डाउलॉर्ड क्लेवरमाइंड भी लड़ाई का आनंद ले रहा था, अतुलनीय वीरता के साथ लड़ रहा था। वह बिजली के दाव का अभ्यासी था और तेज गति वाले विस्फोटक हमलों में कुशल था। बच्चे, तुम अपनी वर्तमान शक्ति को अपनी दिव्य क्षमता की बदौलत बनाए रख सकते हो, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसे कितनी देर तक बनाए रख पाओगे। एक बार और समय बीत गया तो वह टिक नहीं पाएगा। डाउलॉर्ड ब्रूटफ्लेम और डाउलॉर्ड ग्रेसफुल भी आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन सभी को यकीन था कि यह सफेद कलगी वाला डाउलॉर्ड किसी दिव्य शक्ति पर निर्भर होगा जिससे वह विस्फोटक मात्रा में शक्ति उत्सर्जित कर सकता है। लेकिन कोई दिव्य शक्ति जितनी अधिक विकराल रूप से शक्तिशाली होती है, उतनी ही तेजी से वह व्यक्ति की दिव्य शक्ति को क्षीण कर देती है। सामान्यतः इस प्रकार की युद्ध रणनीति का उपयोग लंबे समय तक नहीं किया जा सकता था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सहनशक्ति की प्रतियोगिता में निंग उन तीनों से भी बेहतर था, क्योंकि उसकी नीला पुष्प धुंध ऊर्जा बहुत धीमी गति से खर्च होती थी और उसके पास इसकी प्रचुर मात्रा थी। पलक झपकते ही लगभग 1 घंटा बीत गया और युद्ध जरा भी धीमा नहीं पड़ा। साधकों के लिए 1 घंटा बहुत कम समय था और दर्शकगण इस तमाशे को देखकर काफी उत्साहित थे। हालांकि तीनों उप सेक्टर लॉर्ड और नाइन डस्ट सेक्टर लॉर्ड मामले की सच्चाई जानते थे और उन सभी को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वह इतने लंबे समय तक कैसे टिक सकता है? उसकी दिव्य शक्ति इतने लंबे समय तक कैसे टिक पाई है? नाइन डस्ट सेक्टर लॉर्ड और तीनों वाइस सेक्टर लॉर्ड, सभी को बुरा लग रहा था। लेकिन ठीक इसी पल मैं अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। निंग ने चुपके से अपना सिर हिलाया।
हालांकि मुझे अपनी तलवार कला के बारे में कई नए विचार मिले हैं। फिर भी दूसरे चरण स्तर के अपने 5 सर्वोच्च दाव को एक नए ओमेगा तलवार दाव में मिलाना अभी भी संभव नहीं है। लगता है ये 3 उपसंप्रदाय स्वामी मुझ पर पर्याप्त दबाव नहीं डाल रहे हैं। निंग अब उन तीनों के खिलाफ लड़ाई जारी नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी सारी तरकीबें दिखा दी थीं। अब निंग के लिए ये किसी काम की नहीं थी। इसे खत्म होने दो। निंग ने इच्छा की और विनाशकारी ऊर्जा वाले 9 बिल्कुल भयानक ड्रैगन उसके शरीर से बाहर उड़ने लगे।